लिखी है ये विदाउट गेट है, जो राइट साइड पे मैंने 2 लिखी है ये थ्रू गेट है। ये कुछ ही लिखे है मैंने, नंबर की कोई कमी नहीं है। पब्लिक सेक्टर में अच्छा, एक असिस्टेंट इंजीनियर की जो स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है फुल पे स्केल पे, कितनी होती है अंदाजा? 60-65 हजार के आसपास, मतलब 8-8.5 लाख का पैकेज, राइट। पब्लिक सेक्टर में जो सैलरीज है वो 10 से लेकर 18 लाख के बीच में वेरी करती हैं। पब्लिक सेक्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैसे? महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्नास। कितने महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंडिया में? कितने हैं? 14 और 14वां कौन सा बना है? जो सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखा हुआ है HCL, ये अभी रिसेंटली बना है। और अगला बहुत ही जल्दी बन जाएगा ये वाला BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बहुत ग्रो कर रहा है ये, बहुत प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं इसको गवर्नमेंट के, खास करके डिफेंस के, और ये बहुत रिक्रूटमेंट कर रहा है इस टाइम पे। मैकेनिकल की अभी रिक्रूटमेंट आई है, पहले ही जनवरी में आई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के 200, इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल के 150, 350 वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी दोबारा से आया है। अभी 14 तारीख लास्ट डेट है, आप में से कोई इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। इसमें 150 के आसपास, 250 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स की, 107 के आसपास मैकेनिकल की, 14 इलेक्ट्रिकल की और 40 कंप्यूटर साइंस की। 4 वैकेंसीज इसमें आई हैं आपकी BEL के अंदर। और इस साल इसने फिक्स्ड टेन्योर के लिए भी बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट किया है। कोई लिमिट ही नहीं है यार, जॉब की अपॉर्चुनिटीज की इस कंट्री में कभी कोई लिमिट नहीं है, ना कभी आएगी। क्यों? बहुत बड़ा रीजन पॉपुलेशन, पहला। दूसरा, एक जो ING से ED की तरफ हमने जाना है, वो दूसरा रीजन है। तो ये नीड हमेशा रहेगा ही रहेगा, और ये बढ़नी है चीजें फ्यूचर के हिसाब से। अब यहां पे 2 तरीके हैं यार एंटर करने के। ये लेफ्ट साइड हो गया विदाउट गेट, ये है विद गेट। कुछ महारत्न पब्लिक सेक्टर के नाम बता रहा हूं मैं। HAL, अच्छा ISRO, DRDO, BRC, ये पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है। और इसमें जो पे स्केल होता है वो गवर्नमेंट वाला होता है, 7th पे कमीशन के हिसाब से तुम्हें सैलरी मिलती है, राइट। उसके बाद HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महारत्न पब्लिक सेक्टर। ऑयल इंडिया, महारत्न पब्लिक सेक्टर। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, महारत्ना, इसने भी इसी साल एग्जिट मारा है गेट एग्जाम से। IOCL ने एग्जिट मार दिया गेट एग्जाम से, अभी बहुत जल्द सेल भी एग्जिट मारने वाला गेट एग्जाम से। ये महारत्न पब्लिक सेक्टर है। कोल इंडिया ने एग्जिट मार दिया गेट एग्जाम से। पता आपको इस चीज के बारे में? यार थोड़ा अवेयरनेस तो रखो यार, करोगे कैसे, मेहनत कैसे करोगे और कब करोगे? उसके बाद BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, महारत्न पब्लिक सेक्टर। उसके बाद आपका आ गया क्यों मारा सर? ये तो अच्छी चीज थी। एक्चुअली मैं रीजन बताया सर कि क्यों मारा, मैं रीजन बताता हूं सर। रीजन इज वेरी सिंपल कि जो गेट की रिक्रूटमेंट है वो है साइंटिस्ट या रिसर्च के लिए। एक्चुअली हुआ क्या, एक तो नंबर बहुत कम हो गया, दूसरा अगर 35 नंबर लेने वाला बच्चा IOCL की इंटर में बैठ रहा है वो जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका अगला जो प्रोसेस है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू है, जो मेरे अगली स्लाइड के अंदर है। अब हुआ क्या, आई एम नॉट गुड इन टेक्निकल, लेकिन मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट को मीट करता है। मेरा बेसिक ठीक है, क्योंकि जब ये रिटन एग्जाम अपना कंडक्ट करवाते हैं बड़ा सिंपल होता है सर, 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। गेट में चाहिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, इसमें पढ़ना होता है, मतलब देख देख के आपको करने हैं। तो जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने अपने आप को एग्जिट मारा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगले 4-5 साल में दोबारा से वो इन हो जाए, क्योंकि इनको एक्चुअली पूल नहीं मिल रहा है, वो डोमेन स्पेसिफिक हो गया, डोमेन स्पेसिफिक हो गया, और इनको मेन पूल नहीं मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है इनको रिक्रूटमेंट के अंदर, ठीक है नहीं? तो ये चीजों का तुम्हें पता होना चाहिए यार, बीइंग द इंजीनियर, बीइंग दिस डोमेन में अगर तुम्हें रहना है। उसके बाद ये आगे तुम्हारे विद गेट। अब आगे बात जो तुम्हें मैंने बताया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्शन क्राइटेरिया। यार प्लीज मेरे को मजबूर मत करना यार बाहर भेजने को, थोड़ी शर्म कर लो यार, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं यार। ये जो चीजें बोल रहा हूं मैं अपने लिए थोड़ा बोल रहा हूं यार, मैं एक साल में कम से कम 150 बार बोलता हूं अलग अलग कॉलेजेस में, तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूं यार। डिस्टर्ब मत करो, नहीं सुनना ना सुनना, कान में उंगली डाल के बैठ जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज डिस्टर्ब मत करो बाकियों को, रिदम ब्रेक हो जाता है सारा। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो 2 है, पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके हैं, एक है विद गेट, एक है विदाउट गेट। क्योंकि अगर तुम इन चीजों का अंडरस्टैंडिंग नहीं ना, ये रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को जॉब लेनी कैसे है, मेरे को चाहिए 20, 25, 30, 40 लाख का पैकेज, जब तक तुम्हें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पता होगी तुम मेहनत कैसे करोगे यार? तो मेहनत तभी कर पाओगे अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट पता हो, और वही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब भी तुम कहीं भी अच्छी जगह पे जॉब चाहोगे, चाहे MNC की बात करो, चाहे पब्लिक सेक्टर की बात करो, चाहे गवर्नमेंट में गजेटेड ऑफिसर की बात करोगे, वो तुम्हारी 2 चीजें चेक करेगा,
सबसे पहला चीज तुम्हारा चेक करेगा नॉलेज, दूसरा चीज वो चेक करेगा सूटेबिलिटी फॉर दैट जॉब। क्या चेक करेगा? सूटेबिलिटी फॉर दैट जॉब। पहला आ गया नॉलेज। नॉलेज कैसे चेक कर सकता हूं मैं किसी की भी उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए? रिटन एग्जाम के थ्रू। इंटरव्यू से नॉलेज नहीं चेक होती यार, इंटरव्यू से नॉलेज नहीं चेक, इंटरव्यू से पर्सनैलिटी चेक होता है, इंटरव्यू से बिहेवियरल असेसमेंट होता है, नॉलेज चेक नहीं होता इंटरव्यू से। तो पहला चीज नॉलेज चेक करने के लिए गया रिटन एग्जाम। अगर विदाउट गेट है, विद गेट है तो गेट के थ्रू नॉलेज चेक कर लिया, अगर विदाउट गेट है तो वो अपना टेस्ट कंडक्ट करवाएगा। अब इसके अगला जो प्रोसेस है ना, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी और इंटरव्यू। अब यहां पे पॉइंट आता है, जॉब की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो अगला राउंड कंडक्ट करेगा। ये जरूरी नहीं है कि सारे पीएसओ सारा कुछ कंडक्ट करते हैं, नहीं। मेरे को बताओ, एक साइंटिस्ट की जॉब है, आईएसआरओ, डीआरडीओ, बीआरसी, साइंटिस्ट की जॉब देते हैं तुम्हें, वो ओनली इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। और जब तुम इंटरव्यू में जाओगे, मैं तुम्हें बीआरसी का सिनारियो बताता हूं। दरवाजा, यहां बैठे 10 से 12 साइंटिस्ट और सामने लगा हुआ है आपका बोर्ड। अंदर आओगे, कोई चेयर नहीं है वहां बैठने के लिए। अंदर आए, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून नहीं, जाओ जी वहां पे बोर्ड पे जाओगे। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट तैयार करके आए हो? सर मैं 5 सब्जेक्ट तैयार करके आया। कौन कौन से? ये 5 सब्जेक्ट सर। ठीक है जी, स्टार्ट करो। व्हाट डू मीन बाय हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर क्या होती है बता दोगे आप? ठीक है जी, इसका ये बता दो, ये कंडक्शन कन्वेक्शन ये क्या चीज होती है? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन भी आ गया भाई, तुम्हें शुरू के 2-3 क्वेश्चन पता होंगे जो तुमने सुने होंगे, उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, तुमने कभी जिंदगी में नहीं सुने होंगे। अब यहां पे वो क्वेश्चन कैसे दे रहा है तुम्हें, प्रॉब्लम कैसी दे रहा है? वो प्रॉब्लम ऐसी दे रहा है जो कुछ नई प्रॉब्लम है। अब वो क्या चेक कर रहा है तुम्हारा? वो ये चेक कर रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम को ये बच्चा कंसेप्ट कैसे अप्लाई करता है, क्योंकि दैट इज रिसर्च, कि तुम्हें नई प्रॉब्लम को कैसे, अपने कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, दैट इज इंजीनियरिंग बेसिकली। तो इसी हिसाब से तुम्हारा वो नॉलेज चेक करेगा, तुम्हारा वो इंटरव्यू क्वेश्चन अकॉर्डिंगली पूछेगा। वो मतलब टफ नहीं होती है, और वो आंसर, राइट आंसर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तुमसे। वो सिर्फ ये देखेगा तुम अप्रोच क्या लगा रहे हो, वहां पे किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो, क्या कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो और कैसे अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, इसका इंटरव्यू 45 मिनट से लेके 1 घंटा तक चलना ही चलना है। तुम्हें कुछ आता है नहीं आता, रो लो धो लो, जो मर्जी कर लो, उसने करना ही है। तुम्हें बिल्कुल फंस गया, नहीं पता लग रहा, फिर तुम्हें हिंट देगा वो। ऐसा कुछ सुने आपने? ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है, ऐसी चीज होती है। ये थ्योरम सुनी है? हाँ सर सुनी है। बर्नौली सुने? हाँ सुने। हो जाएगी अप्लाई यहाँ पे? हाँ सर हो तो सकती है। देखो अप्लाई करके देखो। ऐसे होता है बीआरसी का इंटरव्यू, ऐसे होते हैं बीआरसी साइंटिस्ट की जॉब के इंटरव्यू। लेकिन बाकी जो पब्लिक सेक्टर है, अगेन जैसे मैंने बोला, जितने ऑयल सेक्टर है, आईओसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, ये सेल्स मार्केटिंग का जॉब है। स्टील अथॉरिटी हो गया, ये सेल्स मार्केटिंग का जॉब है। अब सेल्स मार्केटिंग का जॉब है तो मेरे को हार्डकोर नॉलेज नहीं चाहिए यार, बेसिक नॉलेज चाहिए तुम्हारी इंजीनियरिंग की, लेकिन मेरे को मेन चीज चाहिए इसका स्किल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। उसके लिए मैं कंडक्ट करता हूं ये सारी चीजें, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी और इंटरव्यू। सिचुएशन देते हो तुम्हें वो। केस स्टडी क्या चीज है? सिचुएशन है कि ऐसा कुछ हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी एचपीसीएल का भी जीटी और इंटरव्यूज होके गए हैं, पता नहीं आप लोगों को किसी को पता कि नहीं पता। वहां पर वो सिचुएशन देते हैं। सिचुएशन क्या दिया बच्चों को? दिया कि एक साइड पे एक ट्रक खड़ा है, ऑयल वाला ट्रक खड़ा है, जिसमें पेट्रोल या डीजल, कैरोसिन जो भी है, उसको आग लगी, क्या करोगे? समझिए, ऐसे ही केस स्टडीज होते हैं। सिचुएशन देता है तुम्हें वो, ये इंटरव्यू में पूछता है। ग्रुप डिस्कशन क्या है? ग्रुप डिस्कशन में आपको कोई प्रॉब्लम दे देगा, प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज दे देगा जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेट अस सपोज। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली 2 में पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कुछ उसके फेवर में बोलेंगे, कुछ इसके अगेंस्ट बोलेंगे। तो अपने तुम्हें पॉइंट को जस्ट रखने हैं, जस्टिफाई नहीं करना, रखने हैं बस आपको पॉइंट। ग्रुप टास्क में क्या होता है कि अगेन तुम्हें एक प्रॉब्लम देगा तो तुम्हें एज ए ग्रुप मिलके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कुछ 5-7 पॉइंट लेके आने एट द एंड ऑफ द ग्रुप टास्क कि अच्छा सर ये हमने डिस्कशन किया है, तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ये स्टेप हम फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसी ट्रक को आग लगी, तो बताओ कि पहले 5 स्टेप तुम क्या लोगे, पहले 5 चीजें तुम क्या करोगे। तो वो मेरा इंडिविजुअल का सोचने का तरीका अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, लेकिन जब हम आपस में डिस्कशन करेंगे तो एक कंक्लूजन के ऊपर आएंगे, क्योंकि हमने एक दूसरे से डिस्कशन किया और जस्टिफाई किया एक दूसरे को। आपने बोला ये पॉइंट कि सर वहां से भागेंगे, वहां पे पब्लिक को हटाएंगे, बोले नहीं पब्लिक को कितना है, वहां पे रश बहुत ज्यादा था, वो बोलेंगे अच्छा ये भी पॉइंट है, तो किसी और ने और पॉइंट रखा, फिर डिस्कशन होगा, फिर एंड में कंक्लूजन के ऊपर आएंगे। समझ में आ गई बात? ये ग्रुप टास्क होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जॉब की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो अगली चीजें आपसे वो असेसमेंट करेगा आपका वो, और इसको तैयार करने का कोई ज्यादा हार्डकोर, कोई ज्यादा चीज नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस। क्रिकेट देख के सीख सकते हो,
क्रिकेट देख के सीख सकते हो? कैसे सीख सकते हो? खेल के। ये भी वही चीज है। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी, इंटरव्यू। इंटरव्यू का क्या पर्पस है? इंटरव्यू का पर्पस है तुम्हारा पर्सनैलिटी असेसमेंट करना। पर्सनैलिटी असेसमेंट मतलब मे भी आपको नहीं पता कि आप इस जॉब के लिए बने हो नहीं बोले हो, लेकिन उसने 5-7 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जिससे पता लग जाएगा कि ये कल को जाके जॉब में जस्टिफिकेशन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैंने टीचर का रिक्रूटमेंट करना है, मेरे को बताओ टीचर के रिक्रूटमेंट में 2 चीजें मेरे को चेक करूंगा मैं। वी आर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वी आर द वेरी बिग प्लेटफॉर्म। हमें टीचर रिक्वायरमेंट होती है, हम पढ़ाते हैं, टीचर हम करवाते हैं, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एसडीओ, जेईई सारी तैयारी करवाते हैं हम लोग। अब मेरे को टीचर का रिक्रूटमेंट करना है, अच्छे टीचर का रिक्रूटमेंट करना है, तो 2 चीजें चेक करूंगा। क्या? सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट है, नॉलेज चेक होनी है। मैं रिटन एग्जाम कंडक्ट करूंगा, फिल्टर कर दूंगा कि 50 लोग आए इंटरव्यू के लिए, मैंने 10 टॉप के उठा लिए, रिटन चेक हो गया, नॉलेज चेक हो गया। अब मेरे को बताओ किसी का गेट में रैंक 1 आया, क्या एक अच्छा टीचर हो सकता है? क्यों नो सर? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट नॉलेज इज गुड, नॉलेज इज गुड। अब मैं चेक करूंगा उसका टीचिंग स्किल। क्या चेक करूंगा? टीचिंग स्किल। कैसे चेक हो सकता है टीचिंग स्किल? कैसे चेक होगा टीचिंग स्किल? पढ़ा के। सर 15 मिनट के लिए पढ़ाइए, सामने बच्चे बैठे हैं, हम बैठे हैं, 15 मिनट के लिए आप पढ़ाइए। आज जब वो पढ़ाएगा क्या चेक करेगा? ऑब्जर्वर क्या चेक करेगा? उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका नॉलेज वाला पॉइंट नहीं, डिलीवरी, पिच, कॉन्फिडेंस लेवल, जेस्चर, पोस्चर क्या यूज कर रहा है, बोर्ड मैनेजमेंट क्या है, राइटिंग क्या है, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है उसके, ये चेक करेगा वो टीचिंग के लिए। करेगा नहीं ये चीजें ये? तो ये बेसिकली अगर तुमको फ्यूचर में कहीं पे भी अच्छी जॉब के लिए जाना है तो तुम्हारा असेसमेंट भाई लोगों वैसे ही होगा, वैसे असेसमेंट होगा, एंड बी रेडी फॉर दैट। बट मेक श्योर अपने आप से क्वेश्चन पूछ लो कि क्या मैं रेडी हूं इस चीज के लिए, क्या मेरे को जरूरत है। 3 डोमेन है इंडिया में, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? सबसे कम पैसा किसमें है? आप डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। प्राइवेट पैसा क्यों देता है ज्यादा, पता तुम्हें? प्राइवेट क्यों दे रहा है तुम्हें पैसा? प्राइवेट के पास पैसे की कमी है? कोई कमी नहीं है यार। अच्छा, तुम गवर्नमेंट के सामने बैठ के बार्गेनिंग कर सकते हो सैलरी की? पब्लिक सेक्टर के साथ कर सकते हो? कर सकते हो? प्राइवेट के साथ कर सकते हो? यस। किस बेसिस पे करोगे? कि सर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, इसकी बेस पे करोगे? नहीं, स्किल के बेस पे। और बात स्किल की भी नहीं है, बात है उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करना। उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करने का आपके अंदर रिज्यूमे पे होने चाहिए। अगर वो तुम्हारे रिज्यूमे पे है, प्राइवेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा देने की। मेरे को दिख जाए टीचर ऐसा दिख जाए यार, ये अगर मैं इसको YouTube पे चढ़ा दूं ये 20 बच्चे और ले आएगा। वी आर ऑल्सो डूइंग बिजनेस, कोई है ही नहीं, मैं भी यहाँ पे बिजनेस के लिए आया हूं, लेकिन पहले अवेयरनेस है। मेरे को दिख जाए कि टीचर एक अच्छा मिल गया, जबरदस्त पढ़ाता है, बड़ा जबरदस्त पढ़ाता है, ले आएगा 20-25 फालतू, मेरे को कोई ट्रबल नहीं है उसको 10-20 हजार फालतू देने में, कोई ट्रबल आएगा नहीं। प्राइवेट को कोई कमी नहीं होती है पैसा देने की, लेकिन उसको ये लगना चाहिए कि यस अगर इसको मैं रखता हूं ये मेरे बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। प्राइवेट को, और प्राइवेट कभी भी ऐसे बंदे को छोड़ना नहीं चाहेगा। छोड़ना चाहेगा चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए। मैं बच्चों को पूछता हूं क्यों गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है, सर बोलते जॉब सिक्योरिटी है। किसी की सिक्योरिटी सर निकाल लेंगे नहीं, प्राइवेट निकालती है, यस निकालती है। सिचुएशंस आती हैं, क्या वो हर किसी को निकाल देते हैं? किसी को तो रखते होंगे। किसको रखते होंगे? ऐसे बंदे को रखेंगे जिसको उसको पता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ गई बातें? तो ये है। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये मैंने ब्रैकेट में लिखा। क्या लिखा है मैंने? एग्जाम पैटर्न। गेट में क्वेश्चन के पीछे कितना टाइम दे रहा था वो, यहां पे कितना टाइम देता है? एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट का टाइम, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंगली डालेगा वो यहां पे। तो जितने भी पीएसयू विदाउट गेट लेते हैं और जो तुम अपनी स्टेट जेईई की तैयारी करते हो, दैट स्टेट जेईई प्रिपरेशन इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दीज पीएसयू एग्जाम्स विदाउट गेट। उससे कहीं ज्यादा आसान होते हैं, उससे कहीं ज्यादा आसान होते हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स। एग्जांपल, मैंने यहां पब्लिक सेक्टर का नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा है ये? क्या है ये? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है ये? पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर ये दो तरीके से रिक्रूटमेंट करता है, विद गेट भी, विदाउट गेट भी। विद गेट
मैंने अपने 17 साल के करियर में आज तक किसी ऐसे पब्लिक सेक्टर को नहीं देखा कि जिसने वन गो में 1000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला हो। इसने निकाला है। इतनी नीड है एयरपोर्ट अथॉरिटी को, सोच के देखो। यस, फ्यूचर में बढ़ेगी ये रिक्वायरमेंट, 101% बढ़ेगी। इंडिया में एयरपोर्ट ही नहीं है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन का कंपैरिजन कर लो यूएसए में नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स और इंडिया में नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स का। इंडिया में तो है ही कुछ नहीं है। आई थिंक 500 समथिंग के आसपास एयरपोर्ट है। यूएस में तो हजारों के आसपास एयरपोर्ट्स हैं। ये बढ़नी है रिक्वायरमेंट फ्यूचर में, और उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। दो तरीके से रिक्रूटमेंट करता है, विद गेट विदाउट गेट। विद गेट कर रहा है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, इसमें इंटरव्यू भी नहीं है। 3 पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो इंटरव्यू भी नहीं ले रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी और आपका दिस एयरपोर्ट अथॉरिटी। और ये एनटीपीसी और कोल इंडिया दोनों महारत्ना पब्लिक सेक्टर है। ये इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं, सिर्फ गेट के मेरिट के बेस पे तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में 2 तरीके का रिक्रूटमेंट, जेई जूनियर एग्जीक्यूटिव, बीटेक रिक्वायर्ड है, गेट रिक्वायर्ड है। दूसरा है जॉब इसमें एटीसी का। क्या होता है एटीसी? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। अब एटीसी के लिए तुम सारे लोग एलिजिबल हो। क्या रिक्वायरमेंट है कि आपने बीटेक में, रिक्वायरमेंट बीटेक होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए? रिक्वायरमेंट इज कि आपने किसी एक सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथ पढ़ा होना चाहिए, बस। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी का। आगे बात सुनने। अब देखो पेपर कैसा है इसका। एटीसी का पेपर है +2 लेवल का। 6 टॉपिक इसके अंदर आते हैं, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन क्वांट के, 15 रीजनिंग के, 10 जनरल स्टडीज के। इंजीनियरिंग का कुछ है ही नहीं इसके अंदर। 120 क्वेश्चन, 120 मिनट। अभी अगस्त में इसका पेपर होके हटा है। आई थिंक 400 समथिंग, 500 के आसपास रिक्रूटमेंट थी, याद नहीं मेरे को एग्जैक्ट फिगर क्या है। कितना कट ऑफ गया होगा? कितना कट ऑफ गया होगा? 90 और कोई 60 और कोई 70 और कोई। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 109, 109। अब इससे 2 चीजें क्लियर हो रही है, पता है क्या? पहला क्या? पेपर आसान है। हो रही है नहीं क्लियर? पेपर आसान है। दूसरा, कंपटीशन ह्यूज है, और ये बच्चों को पता है। और पिछले 4 साल के अंदर शायद ये 2000 प्लस लोगों का रिक्रूटमेंट कर चुका है, और फ्यूचर में बहुत आनी है इसकी रिक्रूटमेंट। बी रेडी फॉर दैट। एटीसी का सैलरी 1.5 लाख प्लस, बेनिफिट्स सोच भी नहीं सकते हो। रेलवे में क्यों बच्चे जाना चाहते हैं? फैसिलिटीज के लिए। एयरपोर्ट भी इसी रीजन से है यार, फैसिलिटीज, बहुत जबरदस्त फैसिलिटीज देता तुम्हें एटीसी की जॉब में। समझ में आ गई कि नहीं आगे बात? अच्छा, आईएसआरओ का नाम सुने आपने? आईएसआरओ कहां से है? इसमें सबसे ज्यादा लोग कहां से पाए जाते हैं इसमें, इस ऑर्गेनाइजेशन में? हाँ, ऊंची बोलो। साउथ से है। पीछे से नहीं बोल रहे कुछ नई चीजें तो नहीं बोल रहा मैं? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आईएसआरओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना इसका? yes, sir। इसमें अभी किसी ने बोला कि साउथ से ज्यादा लोग हैं। मेरा क्वेश्चन है क्यों? है किसी का आंसर? किसी के पास आंसर है इस बात का कि आईएसआरओ में साउथ से लोग ज्यादा क्यों हैं? बी इंजीनियरिंग की लिमिट में रहो यार। क्या लगता है, क्या रीजन है? क्यों? मैं बताता हूं, जो मेरे को बच्चों ने खुद बोला है। मैंने पूछा उनसे, सर हमें पैशन है आईएसआरओ में जाने का, सर वी वांट टू सर्व फॉर द कंट्री। मैंने आज तक किसी से नहीं सुना, किसी और अलग स्टेट से, साउथ इंडियन बोलते हैं बात, किसी और स्टेट से मैंने नहीं सुना आज तक किसी ने मेरे को ये बोला हो कि हम अपनी कंट्री के लिए सर्व करना चाहते हैं सर। सो दे हैव द पैशन जो मिसिंग है। तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है यार? तुम उनसे कम कैपेबल, मैं बता रहा हूं तुम उनसे ज्यादा कैपेबल, लिख के दे रहा हूं तुम्हें मैं। लेकिन बस हमारी जो चीजें हमने डिसाइड की हुई है ना, वो हम उसको एक रैट रेस को फॉलो करते आ रहे हैं, बस ये डिफरेंस है। हमें कभी वो पैशन आया ही नहीं, ना हमने वैसा सोचा कभी, उस तरीके से सोचा ही नहीं हमने उस तरीके से कभी।
अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज की, और बहुत ज्यादा आसान हो रखा है। अभी इसरो का 25 अक्टूबर को पेपर होके हटा है ISRO का, पता नहीं आप लोगों में से किसको इसका अवेयरनेस है कि नहीं है। 95 मार्क्स का पेपर होता है, कट ऑफ पता है कितनी जा रही है? 55-60 के आसपास कट ऑफ जा रही है उसकी। 95 में से 55-60 के आसपास कट ऑफ जा रही है। चल ले नहीं सकते हो तुम लोग, बड़े इजीली ले सकते हो, मैं बता रहा हूं तुम्हें मैं। लेकिन इन सारे जितने भी एग्जाम्स है ना जो विदाउट गेट है, उसके लिए तुम एलिजिबल होते हो अपने बीटेक कंप्लीट करने के बाद। तो कॉलेज रहते रहते यार ऑल ऑफ यू मस्ट टारगेट दिस एग्जाम, गेट एग्जाम तुम टारगेट करो, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ चीजें करना बहुत ज्यादा आसान है। मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाले पेज पे। तो चीजें डिफरेंट है यार, सोचने का नजरिया है बस। एक्चुअली इसमें आपकी गलती नहीं है, पता है गलती क्यों नहीं है? क्योंकि जो तुम्हारा इकोसिस्टम है, जो तुम्हारा सोसाइटी है ना, तुम बस उसी दायरे में रहते हो, उसी दायरे में तुम रहते हो। थोड़ा सा बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये दुनिया बहुत बड़ी है यार, इसको एक्सप्लोर करो। जितना तुम करोगे उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, तुम्हारे सोचने के नजरिए में चेंज आएगा, और जो आने वाली जनरेशन को हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा सोचने का नजरिया अपना जो है वो चेंज करिए। Now let us discuss about the higher studies in India in technical domain। 3 ऑप्शंस हैं, एमटेक का, एमएस का, डायरेक्ट पीएचडी का, ठीक है जी। अब मेरे को कुछ सोच के बताओ, ये तुम्हें पैसा क्यों मिल रहा है? पैसा क्यों दिया जा रहा है तुम्हें? रिसर्च करने के लिए, ठीक है। देखो ये जो तुम्हें पैसा मिल रहा है ना, ये कोई स्कॉलरशिप नहीं है, ये कोई स्टाइपेंड नहीं है, असिस्टेंटशिप है। ये तुम असिस्ट कर रहे हो किसी चीज में। अब 2 तरह की असिस्टेंटशिप होती है, एक होती है टीचिंग असिस्टेंटशिप, एक होती है रिसर्च असिस्टेंटशिप। जब तुम एमटेक के कोर्स में जाते हो, 2 साल का जो प्रोग्राम है, ये टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है तुम्हें। जो यहां पे एमएस से डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में जाते हो, ये तुम्हें रिसर्च असिस्टेंटशिप मिलती है। पैसा तुमने बोला किस पे है ज्यादा? किसमें था पैसा ज्यादा? आपने बोला प्राइवेट में, बिल्कुल है। प्राइवेट की नीड क्या है? प्राइवेट की नीड है 2 चीजों की। क्या? पहला, उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करता हुआ उसको बंदा मिलना चाहिए। एग्जांपल लेता हूं, यहां ईसी इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, एक VLSI डोमेन है, चिप इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है। आज के टाइम पे इस कंट्री को बहुत ज्यादा नीड है चिप बनाने की। 2018-19 के आसपास ना ऑटोमोबाइल सेक्टर में वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अगर किसी को ध्यान हो तो। क्यों बढ़ा था वेटिंग पीरियड? शॉर्टेज ऑफ द चिप्स नहीं थी। क्या इंडिया की प्रॉब्लम थी? नहीं, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम थी, क्योंकि हर छोटी छोटी चीजों में माइक्रो प्रोसेसर लगने स्टार्ट हो गए थे। आपके 2 व्हीलर में माइक्रो प्रोसेसर लग के आ रहे हैं, पहले नहीं होते थे। तो शॉर्टेज होगी, एकदम से शॉर्टेज होगी। यहां पे चैलेंज लिया इंडिया ने, बहुत बड़ा क्लेम किया, उस टाइम पे भी किया और अब भी करते आ रहे हैं। कुछ नहीं अभी तक, कि वी वांट टू बी द लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, कि हम दुनिया के सबसे बड़े चिप मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं और बनेंगे। लेकिन आज तक नहीं हुआ अभी तक। अदर कंट्री ने बहुत ज्यादा एज ले ली है, इंडिया में भी कुछ चिप बन नहीं रही है। इंडिया में सिर्फ या डिजाइन हो रहा है या टेस्टिंग हो रही है, चिप्स की डिजाइन और टेस्टिंग हो रही है। अभी शायद सुनने में है कि गुजरात में एक प्लांट लग रहा है शायद चिप का बनने का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पीपल, उस इंडस्ट्री की नीड क्या है? उसको चाहिए स्पेशलाइज्ड लोग। क्या चाहिए उसको? स्पेशलाइज्ड लोग। ये आज के टाइम पे इंडस्ट्री की नीड है, उसको स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए। अब ड्रोन का इश्यू आया, तुम्हें क्या लगता है कि अदानी या रिलायंस के दिमाग में बात घुसी नहीं होगी कि ड्रोन बनाने की कंपनी खड़ी करते हैं? आई नहीं होगी उनके दिमाग में? पक्का ही होगी। और मे बी ये तो हमें 2 नाम है जो सुने हैं, ऐसे पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कल को उन्होंने प्लांट लगाना है, उसको स्पेशलाइज्ड लोगों का चाहिए रिक्वायरमेंट। कहाँ है वो बैठे? IIT कानपुर में ड्रोन टेक्नोलॉजी में बैठे, मास्टर्स में, वहां जाके रिक्रूटमेंट करेंगे। तो आज के टाइम पे VLSI डोमेन में, सेमीकंडक्टर में, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में अगर किसी का मास्टर्स हो रहा है, NIT कुरुक्षेत्र, जो मेरे मुंह से कभी निकलेगा ही नहीं कि यहां से तुम मास्टर्स करो, NIT कुरुक्षेत्र में एक लड़की ने मास्टर्स इन VLSI किया, एमटेक इन VLSI, गॉट द पैकेज ऑफ 25 लाख, 25 लाख का पैकेज। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज है ना, रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, बहुत इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर, और जो अब्रॉड की बहुत इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर जो काम कर रही है। मे बी डिजाइन यहां पे कर रहा है, टेस्टिंग यहां पे कर रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहीं और कंट्री में कर रहा है वो, और ऐसा सिस्टम चल रहा है।
तो तुम्हें पता होना चाहिए इन चीजों का सिस्टम चल कैसे रहा है, इंजीनियरिंग वर्ल्ड में सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। तो आज इंडस्ट्री की जो नीड है वो है स्पेशलाइज्ड लोगों का। क्या नीड है? स्पेशलाइज्ड लोगों का। दूसरा चीज, अकेले स्पेशलाइजेशन से काम नहीं चलेगा। क्या चाहिए साथ में? साथ में चाहिए ब्रांडिंग। मैंने VLSI तो कर लिया, लेकिन कहां से किया वो मैटर करता है। क्या VLSI मैंने कर लिया, मैंने कहां से किया वो मैटर करता है। क्योंकि कहां से किया है उसको ये पता है कि अगर उसने IT से किया है या वो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से किया है, वहां पे उसने चीजों को सीखा है, क्योंकि वहां पे रिसर्च फैसिलिटीज अवेलेबल है। बाकी अदरवाइज रिसर्च फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है इंस्टीट्यूट्स के अंदर। दैट इज द रीजन व्हाई अगर जिंदगी में कभी आपको मौका मिले हायर स्टडीज जाने का, जो कि मैं हर किसी को बोलता हूं कि एवरीवन शुड गो फॉर द हायर स्टडीज टू एक्वायर द स्किल, टू स्पेशलाइजेशन और अपनी ब्रांडिंग करने के लिए सभी को जाना चाहिए। लेकिन ज्यादा इसमें क्या मैटर करता है? स्पेशलाइजेशन मैटर करती है या ब्रांडिंग मैटर करती है? ज्यादा ब्रांडिंग मैटर करती है कि तुम कर कहां से रहे हो, जिसको लोग जानते हो। तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, रिज्यूमे पे लिखा हुआ है, 2 लोग गए इंटरव्यू के लिए गए, एक ने किया एमटेक इन VLSI में भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर लिया, एक ने किया हुआ NIT से, एक ने किया हुआ IIT से। उसको बेनिफिट मिलेगा हमेशा, हमेशा उसको रखेगी इंडस्ट्री, उनको नहीं रखेगी, क्योंकि उसको पता वहां पर रिसर्च फैसिलिटीज नहीं है। तो हमें अगर हायर स्टडीज डोमेन में जाना चाहिए, जाना है। और दूसरा चीज, जब तुम हायर स्टडीज में जाते हो तो प्राइवेट का रास्ता ओपन होता है। तो रास्ता प्राइवेट का ओपन होता है वहां से, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं प्राइवेट को कैपेबल लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब उसको पता है कि अगर आज ये किसी भी IIT से मास्टर्स कर रहा है, इस डोमेन में कर रहा है, तो गेट एग्जाम को क्वालिफाई करके आया है। और गेट क्वालिफाई करना इतना इजी भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं, इतना मुश्किल नहीं, लेकिन वो क्वालिफाई करके आया, कंप्लीट करके आया है, तो उसका थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको इंजीनियरिंग की समझ है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझे? तो हायर स्टडीज इज द इजीएस्ट वे टू एंटर इनटू द प्राइवेट सेक्टर। और अगर तुम जल्दी करते हो ना प्राइवेट में एंटर करने की, बिलीव मी फ्रेंड्स, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा 20, 30, 40, 50। अगर तुम इससे सेटिस्फाइड हो, देन इट इज ओके, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो मेरे को 20, 30, 40, 50 लाख कमाना है सर साल का, देन तुम्हें इस डोमेन में एंटर करना चाहिए। तुम्हें इस डोमेन से ही मिलेगा पैसा, क्योंकि ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने कोई चीज किया है, कहां से किया है, तुम्हारे रिज्यूमे पे रिफ्लेक्ट होना जरूरी है, तो मैटर करता है। तुम्हारी इंटर्नशिप होती है 2-2 हफ्ते की, 2-2 महीने की इंटर्नशिप होती है, करो IITs में जाके, कौन रोक रहा है? करो इसरो में जाके, करो DRDO में जाके, कौन रोक रहा है तुम्हें? करो, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन वो तुम्हें क्यों रखेगा? अकेला तुम्हारा थोड़ा ना रिज्यूमे जा रहा है वहां पे, अकेला थोड़ा ना SOP लिख के भेज रहे हो, वहां पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के भेज रहे हो, हजारों आ रही है। लेकिन क्यों तुम्हें वो चूज करेगा? वही तो तुमने उसके ऊपर लिखना है, that why you want to do internship under this in this IT under this professor in this particular domain, ये लिखना तुमने SOP के अंदर। आई थिंक बहुत सारी टर्म्स तुम आज नहीं सुन रहे हो आज कि SOP में कुछ ऐसा होता है, या इंटर्नशिप भी IIT से हम कर सकते हैं। और उसका जब तुम रिज्यूमे में जाओगे, कल को तुम हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करोगे, इंटरव्यू में बैठोगे इसकी जाके, तो उसका तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, उसका तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? राइट? तो हायर स्टडी इज द इजीएस्ट वे। 3 तरह के इसमें प्रोग्राम है। अब इसमें जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया शुरू में, कोर डोमेन, इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन, कोई लिमिट नहीं है भाई, कोई लिमिट नहीं है। और बहुत सारी ऐसी डोमेन में बोलना ही भूल गया जो मेरे को याद आ रही है, जैसे मैकाट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द डोमेन। मैकाट्रॉनिक्स में तुम जा सकते हो। प्लेसमेंट को तो दिमाग में कोई डाउट ही मत लेके आना, क्योंकि IIT में अगर कोई ऐसा कोर्स चल रही है, ऐसी स्पेशलाइजेशन में चल रही है, तो इट मींस कि दैट इज द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री की नीड है, IIT की नीड नहीं है। IIT को तो सॉल्यूशंस देने हैं इंडस्ट्रीज को। रिसर्च IITs में हो रही है, रिसर्च इंडस्ट्रीज में नहीं होती है, रिसर्च एकेडमिक्स में होती है, प्रोफेसर्स करते हैं रिसर्च। आपको क्या लगता है कि डाटा साइंस का एक्सपर्ट IIT में बैठा होगा या माइक्रोसॉफ्ट में बैठा होगा? सोच के देखना। AI का एक्सपर्ट किसी इंस्टीट्यूट में, चलो वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट लगा लो, स्टैनफोर्ड लगा लो, MIT लगा लो, या इंडिया की बात करें IITs में बैठे होंगे या माइक्रोसॉफ्ट में बैठे होंगे AI के एक्सपर्ट, क्या लगता है तुम्हें? माइक्रोसॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बना रहा है चीजें, रिसर्च नहीं हो रही है वहां पे। रिसर्च सारी चल रही है एकेडमिक्स में, एकेडमिक्स में रिसर्च होती है, क्योंकि प्राइवेट कभी भी R&D में पैसा उतना नहीं इन्वेस्ट करता है, वो आउटसोर्स करता है R&D को सारे को, और आउटसोर्स होती है एकेडमिक्स के अंदर। अपने पास उसका R&D डिपार्टमेंट होता है, वो ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती है, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े सेटअप्स एक्सपर्ट कहां से लेके आएगा? नहीं, वो प्रोफेसर है जो बैठे हैं IITs के अंदर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है?
राइट। तो ये चीज है, हायर स्टडी में तुम लोग जा सकते हो। ऐसे तुम्हारे पास मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, बहुत बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि सर कैट का एग्जाम लिखना है और मैनेजमेंट कोर्सेज में जाना है। अब लेकिन सर मेरे को फाइनेंस, अकाउंट्स, ये एचआर, ये मार्केटिंग, इसमें इंटरेस्ट नहीं है सर, मेरे को जाना मैनेजमेंट में है लेकिन रहना भी अपनी टेक्निकल डोमेन में है। देन देयर इज ऑप्शन कि यू कैन गो फॉर द मैनेजमेंट कोर्सेज इन द आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईसी बेंगलोर। वहां पे मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और जहां पे ओनली गेट स्टूडेंट कैन गो, ओनली इंजीनियर कैन गो। और जो वहां पे स्पेशलाइजेशन है, एमबीए में स्पेशलाइजेशन होती है ना, ऐसी यहां पे भी स्पेशलाइजेशन होती है। कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ये टर्म्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो तुम सिर्फ ओनली एज एन इंजीनियर ही वहां पे जा सकते हो। मैनेजमेंट कोर्सेज इन आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज का मेरे को नहीं आइडिया कि उसमें ध्यान नहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं कि नहीं होते। अदरवाइज आईआईसी बेंगलोर, ऑल आईआईटीज, ऑल एनआईटीज हैविंग द मैनेजमेंट कोर्सेज, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती है। अगर मेरे से पूछो कि सर पिछले आप 17 साल से इस बिजनेस में है, किसका आपको क्या लगता है ज्यादा काम करना ज्यादा आसान है या काम करवाना ज्यादा, सॉरी करना ज्यादा मुश्किल है, करवाना ज्यादा मुश्किल है? काम करना बहुत आसान है, आज के टाइम पे काम करवाना बहुत मुश्किल है। एंड दैट इज द मैनेजमेंट डोमेन फॉर दैट, कि जहां पे तुम काम करवा सको। बहुत चीजों में डिफरेंस आ चुका है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद अब्रॉड में अपॉर्चुनिटी है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। 2 गेट एग्जाम लिखे ना लिखे, यस आप लोग अगर थर्ड ईयर में गेट टारगेट कर रहे हैं तो यस यू कैन राइट नोट। अभी मैं आजकल 2 नहीं बोल रहा हूं, इस कारण से नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हो, मेहनती नहीं हो आप लोग, इतने ज्यादा मेहनती नहीं जो आज से 3-4 साल पहले बच्चे मेहनती होते थे। तो अगर तुम थर्ड ईयर में पेपर लिखना चाहते हो तो डोंट राइट विद द मेन पेपर। अब होता क्या है, देखो 2 पेपर तो आपके पास ऑप्शन होती है कि तुम 1 भी दे सकते हो और 2 भी दे सकते हो पेपर। अब किस बेस में, कौन से केस में कौन सा पेपर देना है वो बताता हूं। अगर तो तुम पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारा जिस डोमेन में बीटेक है उसी डोमेन में तुम्हारा गेट होना चाहिए, तभी वो तुम्हें अलाउ करता है कल को फॉर्म फिल करने के लिए, अदरवाइज तो तुम्हें अलाउ नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल तुम सिविल से हो, बीटेक सिविल में है तो तुम गेट सिविल से भी लिख सकते हो, गेट एनवायरमेंट से भी लिख सकते हो, गेट जियो इन्फॉर्मेटिक्स से भी लिख सकते हो, गेट एंड इंजीनियरिंग साइंस से भी लिख सकते हो। कंप्यूटर साइंस आप गेट कंप्यूटर साइंस से लिख सकते हो, गेट डीए से लिख सकते हो, गेट जियो इन्फॉर्मेटिक्स से आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल पेपर आप अपनी ब्रांच में, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आप लिख सकते हो। तो देयर आर ऑप्शंस टू राइट मल्टीपल गेट एग्जाम इन अ सिंगल अटेम्प्ट। और वो सेम डे नहीं होता पेपर, अलग अलग दिन होता है, उनको पता है कॉम्बिनेशंस क्या है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो मेरा मानना यह कि अगर तुम थर्ड ईयर में हो ना तो तुम लोग मेन पेपर ना दो, सेकेंडरी पेपर दो, ओनली सेकेंडरी पेपर दो। उससे क्या होगा कि तुम्हें सारा सिलेबस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। फिर फाइनल ईयर में मेन पेपर दो और 2 अलग अलग पेपर दो और देखो किसमें बेस्ट स्कोर आता है, फिर उसको यूज करो अच्छे तरीके से। तो 2 गेट पेपर का ये है। और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करना होगा तो बाद में मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना। थर्ड ईयर में डेफिनेटली गेट लिखना चाहिए यार, बिल्कुल लिखना चाहिए, हर किसी को लिखना चाहिए, लेकिन अकेला भरने लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम तैयारी नहीं करोगे। तैयारी करोगे तभी उसका फायदा होगा, नहीं तो फिर वो 20% की कैटेगरी में आ जाओगे। मेरे कहे से मोटिवेशन से भर तो दोगे लेकिन तैयारी नहीं करोगे, तैयारी नहीं करोगे तो पैसे भी वेस्ट करोगे पेरेंट्स के, राइट। तो थर्ड ईयर में डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि तुम्हारा कॉलेज रहते रहते तुम्हारे पास 2 चांस हो जाते हैं। कॉइन होते हैं, हेड और टेल होते हैं। अगर मैं हेड ले आऊं ना एक बार तो मैं जीत जाऊंगा, ठीक है नहीं। मैंने थर्ड ईयर में टॉस कर दिया, हेड टेल आएगा। फिर मैंने फोर्थ ईयर में भी लाया, हेड टेल आएगा। किसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मेरे विन करने की? 1 चांस में या 2 चांस में? लाना एक बार है, पढ़िए प्रोबेबिलिटी सभी ने, तो किस केस में ज्यादा है? रिपीट कर रहा हूं, आपने पेपर एक बार अटेम्प्ट किया या मैंने एक बार कॉइन टॉस किया, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50-50। अब मेरे को 2 चांस हो गए और एक ही बार लाना है हेड, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना। तो यही चीज है कि आपको तो बस एक हिट चाहिए, एक अच्छा पेपर चाहिए, एक अच्छा आपको स्कोर चाहिए और उसको फिर आप अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर सकते हैं। बात आगे समझ नहीं आ रही है? तो थर्ड ईयर फाइनल यू शुड अटेम्प्ट। अदरवाइज अगर स्टिल मौका नहीं मिला है ना, अगर कॉलेज रहते रहते नहीं दिमाग खुला, नहीं पढ़ पाए, जो भी है, कॉलेज के बाद जरूर ट्राई करो गेट एग्जाम के लिए। 1-2 साल जरूर एफर्ट करो, क्योंकि मैं फिर से भी बोल रहा हूं कि आज से जिस भी स्टेज से तुम हो, अगले 2 से 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगले से 2 से 4 साल स्ट्रगल करनी है, एफर्ट करना है, मेहनत करना है, सो दैट कि आने वाले 30-35 साल जो तुम्हारे ऑन एन एवरेज एज के हिसाब से हैं वो तुम्हारे अच्छे निकले। तो अगले 2-4 साल का एफर्ट, अच्छा रिजल्ट।
अगले 2-4 साल में अगर तुमने कंफर्ट जोन में चलेंगे, फिर पूरी जिंदगी स्ट्रगल है। अनटिल अनलेस कि यू आर फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली, पैसे के हिसाब से कि बिजनेस है, सब कुछ है, कोई ट्रबल नहीं है, सर नहीं होगा तो ये कर लेंगे, फिर वो अलग फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर तुम इसके थ्रू ही करियर बनाना चाहते हो, एग्जाम्स के थ्रू करियर बनाना चाहते हो, तो अगले 2-4 साल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये राइट, मेहनत करना, एफर्ट करनी है, उसी से आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। हायर स्टडीज क्यों? 3 रीजन। क्यों हायर स्टडीज? 3 रीजन। सबसे पहला रीजन मैंने बताया था, क्या? ब्रांडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ब्रांडिंग। दूसरा स्पेशलाइजेशन। तीसरा एक्सपोजर। यहां मेजोरिटी हरियाणा से है। जो हरियाणा के आप लोग स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे से कुछ सीखने को मिलता है, कल्चरल पार्ट पे, सोचने के नजरिए से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नहीं मिलता एक दूसरे सीखने में। सोचो इस क्लास के अंदर 15-20 स्टेट के अलग अलग बच्चे बैठे हो, सीखने को मिलेगा? पक्का मिलेगा। गुजराती बैठा हो, यूपी बिहार का बच्चा बैठा हो, साउथ का बच्चा बैठा हो, वेस्ट बंगाल का बच्चा बैठा हो। अगर सोचो ये स्टेट के बच्चे बैठे, क्योंकि हर स्टेट की एक अपनी स्पेशलिटी है। वेस्ट बंगाल मेजॉरिटी पीएचडी होल्डर्स आपको कहां से मिलेंगे? वेस्ट बंगाल से, आंध्रा से। ये 2 स्टेट ऐसे जो सबसे ज्यादा पीएचडी करते हैं वहां पे बच्चे। साउथ इंडियन तुम्हें इन ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेंगे, आईएसआरओ वगैरह में, एयरपोर्ट अथॉरिटी वगैरह में साउथ इंडियन मिलेंगे आपको मेजॉरिटी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? तो वो जो तुम्हें एक्सपोजर मिलता है, जो लर्निंग तुम्हें मिलेगी ना, उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, तुम्हारे सोचने के नजरिए में चेंज आएगा। और वो इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो तुम्हारे एज ए इंडिविजुअल से रिलेशन है उसका। ब्रांडिंग हुआ, स्पेशलाइजेशन हुआ, तुम्हें उससे जॉब में हेल्प मिल रही है, लेकिन जो एक्सपोजर है वो तुम्हारे अंदर चेंज ला रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात में? आ रही कि नहीं बात समझ में? ऊपर से तो नहीं निकल रही है? हाँ, कहीं की तो नीचे से निकल रही है फोन में से। चलो, हायर स्टडीज 3 रीजन हर किसी को करनी चाहिए, हर किसी को गेट एग्जाम देना चाहिए, हर किसी को हायर स्टडीज में जाना चाहिए। जरूर करो यार, क्योंकि अभी तुम उस फ्लो में हो, अभी तुम उस मोमेंटम में हो, और इस फ्लो में मोमेंटम के साथ आप लोग इन चीजों को बड़े इजीली कर जाओगे। डोंट टेक इट लाइक कि सर अच्छा 2 साल और पढ़ना पड़ेगा, 3 साल और पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी तक जो तुम लोगों ने चीजें की है ना बीटेक का, तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट है। ये तुम्हें कोई डायरेक्ट अगर कोई जॉब दे रहा है ना, इसके बेसिस में अगर तुमने इजीली कोई चीज मिल रही है, वो तुम्हें अच्छी चीज नहीं होगी। अगेन इसके बाद तुम्हें कंपीट करना है, और कंपीट करना है, और सबसे जबरदस्त चीज क्या है कि तुम लोग सारे सेम लेवल पे आ जाते हो। जब कहीं पे भी तुमने कंपटीशन में जाना है, इसरो का पेपर दे रहे हो, क्या आईटी वाले को ज्यादा एडवांटेज है? बताओ। एयरपोर्ट अथॉरिटी में अगर कोई जा रहा है तो आईटी वाले को ज्यादा एडवांटेज है। आईसी बेंगलोर में अगर कोई जा रहा है तो आईटी वाले को ज्यादा एडवांटेज है। किससे रिलेशन है? सिंपली रिलेशन है तुम्हारा मार्क्स कितने आते हैं और तुम इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो, और सभी को इक्वली चांसेस है। तो इस चीज को टोटली दिमाग से निकाल दो कि मैं बीटेक कहां से किया, उससे कोई रिलेशन नहीं है। मैटर करेगा अगले 2-4 साल तुम करते क्या हो, वो मैटर करेगा, वही डिसाइड करेगा तुम्हारे आने वाली जर्नी को, तुम्हारे आने वाली जर्नी को वही डिसाइड करेगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में? राइट। उसके बाद उस सर ने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अगर नहीं इंटरेस्ट है तो चले जाओ यार, बाकियों को तो मत डिस्टर्ब करो प्लीज। लास्ट में मौका दूंगा, दबा के बजाना ताड़ी, कोई बात नहीं। अदर एग्जामिनेशन लास्ट में मौका देंगे, कोई बात नहीं। कहीं मेरी बात को गुस्सा ना कर दे, मेरी बात बाहर जाके पीट दे मेरे को कहीं। अदर एग्जामिनेशन कौन से होते हैं? पीटोगे तो बाहर जाके? हाँ, पीटोगे तो नहीं? वो कोई बात नहीं, उन्हें बजाई ताली, कोई बात नहीं। मैं पंजाबी बोल सकता हूँ यार, मेरे को दूसरी लैंग्वेज बोलना मुश्किल है। चलो, इसके अलावा देखो और कौन से एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा एग्जाम्स होते हैं, एक इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, गेट एक स्टैंडर्ड एग्जाम है। इंजीनियरिंग सर्विसेज भी एक ऐसा एग्जाम है जो बच्चे पैशन से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो जॉब्स होती है ना, बहुत ही रिप्यूटेड जॉब्स है। अभी इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ गया है इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ। क्यों? क्योंकि अभी दोबारा से रेलवे इसमें ऐड हो गया है, क्योंकि रेलवे को निकाल दिया था 2018-19 के आसपास। इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवे की जॉब्स को हटा दिया था 2018-19 के आसपास, अब दोबारा से इसको एंट्री मिल गई है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज एक तो डबल हो गई है ऑलमोस्ट, हर साल 500-700 के आसपास आता है। और दूसरा, अगेन बच्चों में इंटरेस्ट दोबारा से डेवलप हो गया है कि यस मैं रेलवे में जाऊंगा और रेलवे में मेरे को एक बहुत अच्छी जॉब मिलती है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपके पास 3 स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 2 पेपर होते हैं, फिर आपका लास्ट में होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। यूपीएससी जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट करवाएगा,
वहां पे वो इंटरव्यू नहीं लिखता है, वो वहां पे क्या लिखता है, पर्सनैलिटी टेस्ट लिखता है। पर्सनैलिटी मतलब नॉलेज चेक नहीं करना तुम्हारा, उसमें तुम्हारा पर्सनैलिटी असेसमेंट करना है वहां पे, राइट। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज वन ऑफ द एग्जामिनेशन। इसके अलावा स्टेट जी एग्जामिनेशन, आपकी स्टेट में हरियाणा बहुत ग्रो कर रहा है यार, हरियाणा की इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, आई थिंक पंजाब को क्रॉस कर चुकी है। किसी टाइम भी पंजाब के तीसरे नंबर पे होती थी, आज पंजाब के 18वें नंबर पे आ गई है। अब इस चीज का फायदा उठाओ, हरियाणा में बहुत जॉब्स आ रही है, बहुत आएंगी, थैंक्स फॉर दिस एनसीआर रीजन के साथ आपका टच होने के कारण बहुत इंडस्ट्रीज अब हरियाणा में भी आ रही है, तो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। मेरे को सोच के बताओ, गवर्नमेंट जॉब का कितनी वैकेंसीज आएंगी, किससे रिलेशन है? गवर्नमेंट जॉब में कितनी वैकेंसीज आएंगी, किससे रिलेशन है? बताता हूं तुम्हें, सोचना देखो कैसे होता है। गवर्नमेंट जॉब क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का काम क्या है? क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन भाषण में अपने, क्या बोलते हैं? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। हमारा काम है जी आम जनता की सेवा करना, यही काम है ना। अब सोचो डिपार्टमेंट कौन सी है गवर्नमेंट की, कौन कौन सी डिपार्टमेंट है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, है ना। उसके बाद आप लोगों का जल शक्ति विभाग वगैरह, मेरे को नहीं पता इसमें क्या बोलते हैं, वाटर रिसोर्सेज वगैरह, पंचायती वगैरह, मतलब डेवलपमेंट करना बेसिकली। किस चीज की डेवलपमेंट करना? सड़कों की, है ना। पानी चाहिए आपको साफ सुथरा, और बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यही तीन बेसिक नीड्स है ना, कि सड़कें साफ सुथरी मिल जाए, और मेरे को पानी साफ सुथरा मिल जाए, हवा साफ सुथरी मिल जाए मेरे को ब्रीथ करने के लिए, और मेरे को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे मिल जाए। यही चीजें है ना, यही चीजें है ना। अब ये बताओ, इसका कितनी बिजली की रिक्वायरमेंट है, कितनी सड़कों की रिक्वायरमेंट है, कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है? पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन पे। और दूसरा, कितना नया इंडस्ट्रीज और कितना डेवलपमेंट हो रहा है। अगर इस रीजन में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटीज इतनी बन रही है, इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा बन रही है, तो नीड नहीं है? नीड है कि नहीं है? सड़कों की, पानी की, बिजली की नीड है कि नहीं है? तो ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तुम्हारे, उतने ज्यादा रिक्रूटमेंट होगा, जेई का, एसक्यूज का, उतना ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में अभी, पीडब्ल्यूडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत राज में अभी 153 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया था सिविल ब्रांच के लिए, राइट। इसमें सबसे ज्यादा आपकी 80 समथिंग आई थिंक पीडब्ल्यूडी की है। पीडब्ल्यूडी के काम क्या है? सड़कें बनाना और ब्रिजेस वगैरह बनाना, यही काम है पीडब्ल्यूडी का। क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा एकदम से, क्यों? रीजन वही है, ग्रो कर रही है चीजें, पैसा आएगा, गवर्नमेंट आगे इन्वेस्टमेंट ही करेगी। और ये स्टेट लेवल की बात है, ऐसे नेशनल लेवल पे भी रिक्वायरमेंट है, पैसा ही तो फ्लो करवाना है यार। नेशनल लेवल पे बिजनेसेस और इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेसेस इस तरीके से होते हैं। इंटरनल स्टेट के आपस में बिजनेसेस, फिर एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ बिजनेसेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसको हम जीडीपी बोल देते हैं। जीडीपी से डायरेक्ट रिलेशन है यार। जीडीपी क्या चीज है कि जितना तुम सामान बेचोगे उतना तुम पैसा ज्यादा कमाओगे। बिजनेस बड़ी सिंपल सी चीज ही है, और जितना तुम पैसा कमाओगे उतना तुम ऑब्वियसली तुम डेवलपमेंट में लगाओगे। तो जीडीपी ये चीज है, राइट। तो स्टेट में जेईई में, बीइंग दी हरियाणा स्टूडेंट, बीइंग दी हरियाणा यू और यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, उसमें भी हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी, बिहार में भी हमेशा रहेगी। ट्रबल्स आ रहे हैं इन 2-3 स्टेट्स को, हिमाचल, पंजाब, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है। पैसा कितना फ्लो होगा, किस तरीके से फ्लो होगा? एग्रीकल्चर है, उसमें टैक्स ही नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें सैलरीज मिलती है गवर्नमेंट की, वो कहां से आ रही है? टैक्सेस से दे रही है गवर्नमेंट। आप एक गवर्नमेंट स्कूल की बात कर लो, गवर्नमेंट स्कूल में अगर तुम सारे बच्चों की फीस मिला दोगे, तब भी तुम एक टीचर की फीस नहीं दे सकते, उससे दे सकते हैं? नहीं। तो कहां से दे रही है गवर्नमेंट पैसा? टैक्सेस से दे रही है। टैक्स कहां से आएगा? बिजनेस से आएगा। जितना मनी फ्लो ज्यादा होगा, उसी से पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास आएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है बात समझ में? एंड दैट इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट जॉब में पैसा सबसे कम है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस वाले डिपार्टमेंट नहीं है। क्या बिजनेस वाले डिपार्टमेंट है ये? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिजनेस कर रही है? नहीं। पब्लिक सेक्टर बिजनेस कर रहा है? यस, पब्लिक सेक्टर बिजनेस कर रहा है। आईयूसीएल बिजनेस कर रहा है? यस कर रहा है। सेल कर रहा है? यस कर रहा है। पैसा कमा रहे हैं, तभी तो वो पैसा ज्यादा दे पा रहे हैं, तभी तो वो ग्रो भी कर रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें, राइट? तो इस तरीके से सिस्टम। इसके अलावा आपका एसएससी जेई है, जो हर साल होता है। अगेन यू कैन टारगेट दिस एग्जाम, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक सारे एलिजिबल होते हैं एसएससी जेई। जैसे तुम्हारी स्टेट में जेई की रिक्रूटमेंट होती है, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी डिपार्टमेंट्स हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ऐसे सेंटर के डिपार्टमेंट में जो जेई का रिक्रूटमेंट है वो एसएससी करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है। हर साल होता है रिक्रूटमेंट, ऑलमोस्ट हर साल होता है। स्टेट में बस अनसर्टेनिटी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्टेट में अगली वैकेंसी कब आएगी, है क्वेश्चन आंसर? नहीं। बस यही अनसर्टेनिटी स्टेट में है।
यही सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है। और दूसरा चीज, स्टेट में जॉब्स का जो रिलेशन है ना, वो इलेक्शन से कर दिया है कि इलेक्शन से साल 2 साल पहले ज्यादा जॉब्स आती हैं कंपैरेटिवली, राइट। जैसे अभी पिछले साल इलेक्शन थे आई थिंक हरियाणा में, तो उससे पहले बहुत वैकेंसीज, बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट उस टाइम पे हुआ था। ये यहाँ नहीं, हर स्टेट में होता है। जैसे पंजाब में है, ऑब्वियस है नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट पंजाब में भी आना है। एसएससी जी हर साल होता है, और इसमें हम कह सकते हैं कि हर साल होता है। उसके बाद क्या आपका आरआरबी जी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, जेई का रिक्रूटमेंट। अगेन रेलवे में भी जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट। रेलवे ने एक अच्छी चीज ये की पिछले साल, पहले ये साल ये एग्जाम हर बार 5 साल बाद होता था। 18 के बाद 24 में आया, लेकिन जब 24 में आया तो इन्होंने अनाउंस किया कि नाउ वी विल डू द रिक्रूटमेंट एवरी ईयर, हर साल हम रिक्रूटमेंट करेंगे। और अच्छी बात यह है कि रेलवे में जब आप रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो जोन वाइज फॉर्म भरते हो, जोन वाइज। एसएससी जेई के केस में तो तुम्हारी जॉब पूरी इंडिया में कहीं पे भी लग सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर मेरिट, फिर ट्रांसफर्स है, सब कुछ है। लेकिन रेलवे में है जोन के हिसाब से होती है, जैसे आरआरबी चंडीगढ़ जोन, आरआरबी जम्मू श्रीनगर जोन, आरआरबी गोरखपुर जोन। तो ऐसे तो आपको अपने जिस जोन में फिर आप अप्लाई करोगे उसमें फिर मेरिट के हिसाब से आपको उसी जोन के अंदर ही जॉब मिलेगी, और ट्रांसफर भी उसी जॉब के अंदर ही होगा। तो अगर तुम हरियाणा में, जैसे ये आरआरबी चंडीगढ़ के अंदर आता है हरियाणा का सारा, तो अगर वो भरते हो तो चंडीगढ़ या हरियाणा के अंदर ही आप लोग रहोगे, अगर तुम्हारा इसके अंदर आरआरबी जेई के थ्रू सिलेक्शन होता है। इसमें भी 2 स्टेजेस होती हैं, पहले सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। एसएससी जेई में भी 2 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स होता है, फिर आप लोगों का मेंस होता है। इसके अलावा और बहुत एग्जाम्स हैं जो टाइम टू टाइम आते रहते हैं, बहुत एग्जाम्स हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, कंप्यूटर साइंस के लिए मैं एग्जांपल देता हूं, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की। देखो आप लोगों का इस टाइम पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर और स्पेशली वो सेक्टर जो पैसे से डील करते हैं, जिसमें इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर। इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रही है। आपको पता है कि आपके 14 पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं। आपके जो बैंक्स हैं महाराष्ट्र, ये पब्लिक सेक्टर हैं। एसबीआई ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, J&K बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। इसमें रिक्रूटमेंट होता है एज ए फ्रेशर, आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के तौर पे आप लोग वहां पे जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो रिक्वायरमेंट, अब पैसा आ गया तो प्राइवेसी आ गई, और पैसा आ गया तो वहां पे साइबर थ्रेट्स होते हैं। पैसा निकाल लिया, ये हो गया, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए यू कैन नॉट स्टॉप। जब कोई चीज ऑनलाइन चलेगी कुछ भी सेफ नहीं है, यू कैन मिनिमाइज दैट। अवेयरनेस के तौर पे, सिक्योरिटी के बेस पे तुम उसको मिनिमाइज कर सकते हो, रोक नहीं सकते हो। तो वहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, होम अफेयर्स के अंदर, डिफेंस के अंदर, आपका इस डिपार्टमेंट में भी बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है। एग्जांपल दे रहा हूं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका एक ACIO का एक टेक्निकल का जॉब है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू हो रहा है, और पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली हो रहा है। और इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार पाई गई है उसमें। आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर की शायद 150 प्लस थी, और इलेक्ट्रॉनिक्स से शायद 80-90 के आसपास, मेरे को याद नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो गेट के थ्रू होता है। सी बहुत सारी चीजों को तो मैं क्लियरली बता सकता हूं कि गेट के थ्रू ये अपॉर्चुनिटीज है, विदाउट गेट ये अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इसके अलावा और एक साल के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो टाइम टू टाइम आती है और नहीं आती रहती हैं। जैसे एग्जांपल, अभी BSNL का एक रिक्रूटमेंट आया है। BSNL के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी ब्रांचेस अलाउ की है। 92 वैकेंसीज का एक नोटिफिकेशन आया है, तो उसका रिटन एग्जाम होगा, एंट्री होगा। अब BSNL ने 18 साल के बाद उसने कोई नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उसने इंजीनियर को रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, और इन सारी चीजों को हम लोग नोटिफाई भी करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंजीनियर्स करियर पॉइंट पे, योरपीडिया पे हम लोग इसको जो है नोटिफाई करते हैं जब भी टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा ये आपके एग्जाम्स आते हैं। इन अ नटशेल, एक साल में अदर देन गेट यू कैन राइट मोर देन 30-40 एग्जाम विदाउट गेट। 30-40 एग्जाम यू कैन राइट इन अ सिंगल ईयर, और जिसका प्रिपरेशन करने का तरीका सिमिलर है। एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। समझ में आ गई बातें? बात आ गई समझ में? अभी नहीं आएगी, 4-5 साल बाद आएगी मेरी बातें समझ में, अभी नहीं आएगी, टेंशन ना लो। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जो कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ते जाओ, और उसके चीजों को साथ के साथ कवर करते जाओ। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। गेट में 65 में से 55 प्लस क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे न्यूमेरिकल्स। मेरे को कैसे पता चला? कैसे पता चला? गेट में 65 प्लस क्वेश्चन, 65 में से 55 प्लस क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, मेरे को कैसे पता चला?
बोलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एसएससी जेईई में जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल आते हैं उसमें 100 में से 60 से 70 क्वेश्चन वन लाइनर थ्योरेटिकल आते हैं। मेरे को कैसे पता चला? प्रीवियस ईयर को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जब तुम किसी चीज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। सबसे पहला पार्ट है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, क्योंकि तुम तैयारी अकॉर्डिंगली करोगे। गेट है, सारा न्यूमेरिकल ऊपर बेस्ड है, तो थ्योरी क्यों लिखने लगे हो यार? थ्योरी क्यों लिख रहे हो? उसमें थ्योरी पढ़ लो, लेकिन नोट्स में वही चीज लिखो जिसको तुम रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दैट्स इट। लोग 100 200 पेजेस के बना के बैठे होते हैं नोट्स, इतने बड़े बड़े, और नई रिक्वायरमेंट है कोई भी एक सब्जेक्ट को तुम्हारा 5 से 8 पेजेस के अंदर एक सब्जेक्ट तुम्हारा सम अप होना चाहिए। इसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लिया, तुम्हारा बड़ी मोटी मोटी कॉपी बन गई, ठीक है, अगली बार नहीं उठाना उसको, उसमें से बनाओ शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट में तुमने सिर्फ वही चीज लिखनी है जिससे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये सिर्फ गेट के लिए एप्लीकेबल है, बाकी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बाकी एग्जाम में तो थ्योरी आती है। थ्योरी के लिए तो तुम्हें एक एक छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? तो सबसे पहला पार्ट करना है तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, और अकॉर्डिंगली तुम्हें फिर अपना सब्जेक्ट को पढ़ना है, अकॉर्डिंगली आप लोगों को चीजों को करना है। और कॉलेज के साथ साथ बड़े इजीली तुम मैनेज कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। थर्ड ईयर में जो लोग हो, तुम्हारे पास एक पूरा साल पड़ा है, टारगेट करो अगला 8वें सेमेस्टर का आपका एग्जाम। कॉलेज के साथ साथ जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उसको ढंग से पढ़ते जाओ, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर। गेट की रिक्वायरमेंट पता क्या है? सिर्फ इतनी सी है कि सब्जेक्ट ढंग से पढ़ लो, कंसेप्ट से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। रट्टा मारने वाला एग्जाम नहीं है ये समझने वाला एग्जाम है। सब्जेक्ट ढंग से पढ़ते चले जाओ और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। बिलीव मी फ्रेंड, इसके अलावा तीसरी और कोई चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सब्जेक्ट ढंग से पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगा लो, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आगे बात समझ नहीं आगी, राइट? उसके बाद ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में भी आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे यहाँ पे जो ऑनलाइन मॉड्यूल्स लेके बैठे होंगे। ठीक है, डन, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट उसको इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं? ये परसेंटेज 0.5% से भी कम है। हम परचेज तो कर लेते हैं क्योंकि ऑनलाइन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ऑनलाइन में बेचने के तरीके अलग होते हैं। बेचने के तरीके, जनवरी में देखना तुम्हें कोई ना कोई मॉड्यूल दिखेगा जो होगा 20,000 का, ठीक है जी। फिर कोई ना कोई बीच में दिवाली दशहरा आएगा या कोई चीज आएगी, वो तुम्हें फिर ऑफर देंगे 50% फीस कम, चलो जी 10,000 पे आ गया। फिर कोई ना कोई आएगा, ये मेरा कोड यूज कर लो जी, गुरविंदर सिंह GS 100 यूज कर लो, तुम्हें और कोड 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तुम बोलोगे यार 20,000 वाली चीज आज मेरे को 4,000 रुपए में मिल रही है, आज ही ले लेता हूं। तुमने परचेज कर लिया, लेकिन तुम उसको कभी यूज नहीं कर रहे हो। अपने आप सेंसर करना। मेरे को पता है आजकल आप कोई नहीं बताते हो कि मैंने ज्वाइन किया हुआ है या मैंने लिया हुआ है, कितने कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। 0.5% है इसका सक्सेस रेट, इससे भी कम है। दैट इज द रीजन व्हाई ऑनलाइन में एजुकेशन फेल हो चुका है, ऑनलाइन में एडटेक वाला सिस्टम फेल हो चुका है। सिर्फ एक ही केस में ये सक्सेसफुल होगा अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है कि उस सब्जेक्ट को उसी दिन लाइव में कवर करने का। अगर तुम्हारे अंदर इतना डिसिप्लिन है ना कि मेरे को लाइव में ही करना है, मेरे को कल पे नहीं लेके जाना है कि रिकॉर्डिंग तो मिल रहा है सर, नोट्स भी तो मिल जाएगा, मैं उसको कल को रिकॉर्डिंग में कर लूंगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, कल आती है? आई कभी? कल नहीं आती है। जिस दिन तुमने कल पे डाल दी ना चीज, वो कभी नहीं होगा काम, कभी भी नहीं होगा काम वो। तो ऑनलाइन में बिल्कुल जा सकते हो क्योंकि ऑनलाइन तुम्हें चीप पड़ जाता है, सस्ता पड़ता है, उसी चक्कर में तुम ले भी लेते हो लेकिन तुम उसको यूज नहीं करते हो। तो ऑनलाइन में लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन कि डेली मेरे को अगर 4 घंटे निकालने तो 4 घंटे निकालने हैं, तभी जाना ऑनलाइन में, नहीं तो वो 4,000 भी खराब कर देंगे। इससे अच्छा तो कहीं बाहर जाओ ऑफलाइन में, मेरे भी वहां पे 30-40 हजार 50 हजार तुमसे लेगा, लेकिन वो वहां पे जाके तुम्हारे पास फोर्सफुली डिसिप्लिन आ जाएगा। क्यों? बीटेक पास आउट हो गया, एक ऑटोमेटिकली प्रेशर आएगा तुम्हारा, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, अल्टीमेटली प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुम्हारे दिमाग में जैसे तुम पास आउट हो जाएंगे। जब तुम्हें लोग पूछना स्टार्ट कर देंगे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल, बीटेक होगी कंप्लीट? हाँ जी होगी, क्या कर रहे हो? आंसर नहीं होगा तुम्हारे पास। बड़ा मुश्किल है इस बात का आंसर करना कि क्या कर रहे हो, इसका आंसर नहीं आता। फिर आते हैं बस लैंडिंग है, कुछ नहीं। तो टारगेट करो अपना अकॉर्डिंगली, जिस भी तरीके से तुम्हें कंफर्टेबल है, लेकिन डिसिप्लिन लेके आओ अपने अंदर। उसके बाद इन द एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।
नाउ इट्स योर टाइम। मैंने शुरू में बोला था कि मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा देखना एंड में। वो ताड़ियां तो सर हाँ जी, हाँ एब्रॉड वाला, एब्रॉड वाला ठीक है। और कोई क्वेरी? और कोई क्वेरी? जल्दी जल्दी फटाफट, मैं एक ही बार में सारे आंसर कर दूंगा। ओ यार तू पूछ ले यार, उन्होंने क्या कह रहे हैं? हर्षित उन्होंने दस दे पूछ लेगा मैंने क्वेश्चन। क्या नाम, क्या बोला? हर्षित क्या नाम है? हैं? क्या नाम है इसका? और नहीं, जिसको आप बोल रहे हो क्वेश्चन पूछने को, तनीश, उसके कान में क्वेश्चन बता के आना, वो पूछेगा। चलो कोई बात नहीं, पूछो यार, पूछो जल्दी। कभी भी बाहर से आए ना, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, कभी बाहर से आए ना, कोई भी आए बंदा, चाहे वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, बोरिंग बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, उसको सुनो जरूर, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे मतलब के बीच में कोई ना कोई तुम्हें पॉइंट मिलेगा। मैं फिर से बोल दूंगा, आज तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी, 4-5 साल की बाद आएगी, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर तुम पकड़ोगे कि काश कर लेते, अब तो निकल गया टाइम। कोई बात नहीं, होता है, हर किसी के साथ होता है। अब्रॉड के बारे में इन्होंने बोला, अब्रॉड जब टर्म आती है ना, सबसे पहले एक ही चीज दिमाग में आती है, क्या? पैसा बहुत लग जाएगा। नहीं लगेगा फ्रेंड्स, पैसा नहीं लगेगा। और दूसरा चीज है डिपेंड, ये प्लीज प्लीज इतनी देर शांति से बैठे हो, 2 मिनट और बैठ जाओ बस। अब्रॉड अगर तुम जाना चाहते हो तो सही तरीके से जाना जरूरी है। हम लोग गलत तरीके अपनाते हैं, तब तुम्हारा पैसा लगता है। अगर तुम सही तरीका अपनाओगे तो तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा। अब अगर तुम अब्रॉड में अप्लाई करना है तो तुम्हारे पास 2-3 तरीके हैं बीटेक के बाद अप्लाई करने के। एक तो तुम लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, एमएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए यूएसए है, यूरोप है, सिंगापुर है, बहुत सारी कंट्रीज है। यार प्लीज यार टिक जाओ यार। अब एक होता है मास्टर्स, जब आप बीटेक के बाद अप्लाई कर सकते हो, पहला तरीका अब्रॉड जाने का वो। दूसरा है बीटेक के बाद यू कैन ऑल्सो गो फॉर द डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, फुल्ली फंडेड प्रोग्राम। तीसरा है डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। अब मैं एक एक करके तीनों को बता रहा हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मास्टर्स के लिए। देखो जब हम कभी अब्रॉड में मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे दिमाग में कि पैसा लगता है सर, ज्यादा बिल्कुल लगता है पैसा जी। यूएसए जाओगे तो पैसा लगेगा तुम्हारा 40-45 लाख रुपए खर्च आ जाएगा तुम्हारा। इधर अपना यूरोप वगैरह में जाओगे तो यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें ट्यूशन फीस होती है 0। दे आर वेरी 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 रिच कंट्रीज, पैसे की कोई कमी नहीं है उसके अंदर। मेरे को बताओ कि आज आप लोगों ने सुना होगा कि कोई फंडेड इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा कि इसको किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, इसके ऊपर पैसा लगाया है। पैसा किसने लगाया होगा? जिसमें पैसा ऑलरेडी बहुत ज्यादा, उसने पैसा लगाया होगा और किस विजन से पैसा लगाया होगा कि मैं अगर आज इसके ऊपर पैसा लगाऊंगा तो कल को ये एंड रिजल्ट मिलेंगे, वो सारा डिस्कशन हुआ होगा। अब्रॉड में क्या है, लोग क्योंकि जो कंट्रीज डेवलप हो गई है ना, पता वो किसके लिए काम कर रहे हैं अब फ्यूचर में, वो अपने फ्यूचर को सही करने के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया में तो ट्रबल ये आ रहा है कि हम लोग इसी में फंसे हुए हैं कि हम डेवलप हो जाएं, लेकिन जो कंट्रीज डेवलप हो गई है ना, वो अपने फ्यूचर की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, जिसमें एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एनवायरमेंट लगा लीजिए और भी बहुत सारी चीजें, मतलब अब चीजों को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए तो रिसर्च होती है उसके लिए। अब रिसर्च के लिए पैसा लगाना होता है, पैसा चाहिए, जिसके लिए मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए और फंडिंग भी चाहिए। जो लोग वहां पे काम करेंगे पीएचडी वगैरह में आके, तो पैसा चाहिए होता है। अब यूरोप में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें ट्यूशन फीस होती है 0। तुम किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो उससे मैटर नहीं करता है। अब लेकिन वहां पे तुम्हारा रहने खाने पीने का खर्चा होता है, 10-12 लाख का खर्चा होता है। तो पहला यूएसए के लिए अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो मास्टर्स के लिए ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा 5-7 लाख का खर्चा होगा पहले सेमेस्टर में, लेकिन ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू द पीएचडी, तुम करवा सकते हो। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है
कि अगर हम यूरोप टारगेट कर रहे हैं तो यूरोप में जो तुम्हारा सिलेक्शन है इन कंट्रीज में तुम अप्लाई करते हो उसके प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें तुम्हारा 10-12 लाख का खर्चा होता है। अब इस 10-12 लाख को भी तुम मिनिमम कैसे कर सकते हो, पहला साल ढंग से काम करना है वहां पे, और फिर तुम्हारी 1 साल के बाद लगती है पेड इंटर्नशिप, और जब तुम्हारी पेड इंटर्नशिप लगती है तो तुम ये 10-12 लाख वाले खर्चे को तुम मिनिमाइज कर सकते हो। तीसरा तरीका है गेट एग्जाम के थ्रू। गेट एग्जाम के थ्रू 4 यूनिवर्सिटीज अब्रॉड में जो एडमिशन लेती हैं, जिसमें से 2 सिंगापुर की हैं, और वो 2 सिंगापुर में पहली है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, वर्ल्ड रैंकिंग 8 वर्ल्ड रैंकिंग है उसकी। दूसरा है ननियांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसका वर्ल्ड रैंकिंग है 22 वर्ल्ड रैंकिंग, जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रही है। 2 यूनिवर्सिटीज RWTH म्यूनिक, RWTH जर्मनी एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू एंट्री लेती हैं। अगेन फीस का ट्रबल यहां पे भी आएगा, लेकिन बाद में तुम अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप वगैरह के लिए। फिर तीसरा तरीका आता है, एक स्कॉलरशिप होती है इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप। कोई एक बंदा खड़ा कर दो जिसने इसके बारे में नाम सुना है। इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप, इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप क्या है, जिसमें तुम्हें ये जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम होता है जिसमें पूरे यूरोप में तुम 3 यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करते हो कि एक सेमेस्टर कहीं लगा लिया, कहीं लगा लिया, कहीं लगा लिया। तुम्हारा रहना खाना पीना फीस सब कुछ जीरो होता है, ट्रैवलिंग तक तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होता, ये टोटली फ्री है इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप। और ये पूरे इंडिया में एक साल में 300 से 350 बच्चे जा सकते हैं, लेकिन पिछले साल गए हैं तकरीबन 170-175 के आसपास। हमसे ज्यादा तो पाकिस्तान वाले चले गए 250 प्लस जो जिनको इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप मिला। रीजन अवेयरनेस का। देखो एक चीज आपको ओवरऑल अंडरस्टैंड करनी है कि अब्रॉड में जो तुम्हारा एडमिशन है वो तुम्हारे मार्क्स के बेस पे नहीं है, तुम्हारी प्रोफाइल के बेस पे है। प्रोफाइल के बेस में, प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आती हैं, प्रोफाइल में आती है सबसे पहले तुम्हारा बीटेक का CGPA, दूसरा आता है तुम्हारा इंटर्नशिप, तीसरा आता है तुम्हारा प्रोजेक्ट्स, चौथा आता है तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डोमेन में, इसके अलावा तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशंस वगैरह, वो सारी चीजें, ये तुम्हारा प्रोफाइल है। और जो तुम्हारा एडमिशन डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रोफाइल, तुम्हारी रिक्वायरमेंट और प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट का मैचिंग होना जरूरी है। मैचिंग मतलब तुम सिविल ब्रांच से हो, तुमने इंटर्नशिप किया कोई एनवायरमेंट रिलेटेड कंपनी में, तुमने प्रोजेक्ट किया कोई एनवायरमेंट रिलेटेड डोमेन में, तुमने पेपर वगैरह जो सेमिनार्स वगैरह लगाए वो एनवायरमेंट रिलेटेड बनाए, अभी तुम्हारा एक प्रोफाइल बन गया कि एनवायरमेंट में तुम्हारा ये सारी चीजों में किया है। अब प्रोफेसर जो अब्रॉड में बैठा उसके पास प्रोजेक्ट होते हैं, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट, उसको रिक्वायरमेंट होती है, उसने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे लिंक्डइन के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट को मेंशन किया होता है। अब तुम्हें ये देखना है कि मेरा प्रोफाइल और इसकी रिक्वायरमेंट क्या मैच कर रहा है। यस अगर मैच कर रहा है तो उसको एक मेल ड्राफ्ट करना है, उसको मेल ड्राफ्ट करना है और मल्टीपल करनी है, 100 200 300 मेल्स करनी है अलग अलग। प्रोफेसर शॉर्टलिस्टिंग करने हैं, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग करनी है, उनको मेल करने हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवर लेटर्स, मोटिवेशन लेटर्स, ये सारी चीजों का रिक्वायरमेंट होता है जब तुम्हें अप्लाई करना है। तो नर्सल में अगर तुम अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हो वो तुम्हारा प्रोफाइल के बेस पे सिलेक्शन होगा, तुम्हारे मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये रहा मास्टर्स का USA यूरोप, और तुम्हें अगर सिंगापुर वगैरह या अगर तुम्हें इरास्मस वगैरह को टारगेट करना है, ऐसे कि डार्ट स्कॉलरशिप भी होती है जर्मनी के अंदर, लेकिन उसके लिए पेपर चाहिए होते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर चाहिए होते हैं, सॉरी कॉन्फ्रेंस नहीं, अपने पेपर पब्लिश होने चाहिए तुम्हारे जर्नल्स में, वो बीटेक लेवल पे, क्योंकि तुम रिसर्च नहीं करते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वहां पे। अब दूसरा आ गया, डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड गो फॉर द PhD अब्रॉड, क्योंकि PhD को जो होती है पूरे वर्ल्ड में फुल्ली फंडेड प्रोग्राम होते हैं PhD, क्योंकि PhD एक जॉब होती है। PhD में तुम्हें काम करना होता है एक प्रोजेक्ट पे जाके, जिससे के अगेंस्ट तुम्हें वो पैसा देता है। इंडिया में कितना पैसा दे रहा था? 38,000 से लेके 80,000 तक, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ PhD। और ये डेवलप कंट्री नहीं है। इंडिया में तुम्हें 38,000 पे ठीक है सर, पढ़ाई के साथ साथ मेरे को 38,000 मिल रहे हैं, सफिशिएंट है। और PhD में फीस नहीं होती है, PhD में फीस नहीं होती है, क्योंकि तुम एक प्रोजेक्ट के लिए वहां पे जा रहे हो तो तुम्हें फीस नहीं होती है वहां पे। सोचो इंडिया में अगर 38,000 दे रहा है तो अब्रॉड में कितनी मिलती है। अब्रॉड में जो हमारे स्टूडेंट्स को मिली है अभी तक वो $2,200 से लेके $4,500 जो हमें मिली है अभी तक बच्चों को, और जिसमें तुम्हारा खर्चा $1,500 से ज्यादा नहीं है, रहना खाना पीना सब मिला लो। कम से कम $500 तुम एक महीने में सेव करते हो, और तुम्हारा जाने का खर्चा 2-2.5 लाख से ज्यादा नहीं होता, सारे एक्सपेंडिचर मिला लो तुम इसके अंदर, और वो तुम लोग शुरू के 5-7 महीने में अपना कंप्लीट कर सकते हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो PhD लेकिन होती है तुम्हारी प्रोफाइल के बेस पे। अब
डू मास्टर फ्रॉम इंडिया एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड, क्योंकि फुली फंडेड होती हैं। सिमिलरली बीटेक के बाद जैसे इंडिया में डायरेक्ट पीएचडी होती है आईआईटीज में, जो कि फेल हो चुके हैं कंसेप्ट, हमने इसको 2015-16 में प्रमोट करना स्टार्ट किया था कि इंडिया में तुम आईआईटी से डायरेक्ट पीएचडी करो। प्रॉब्लम क्या आया, 5 साल का प्रोग्राम था, बच्चों को 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल लग रहे हैं, पीएचडी नहीं दे रहे हैं प्रोफेसर, क्योंकि इकोसिस्टम वैसा स्मूथ नहीं है। अब गलती दोनों की हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्हीं प्रोफेसर की गलती है या बच्चे की गलती नहीं है, दोनों की गलती है इसमें। बच्चा कुछ है ऑब्जेक्टिव से, प्रोफेसर कुछ ऑब्जेक्टिव से है, लेकिन अब्रॉड में ऐसा नहीं है। अब्रॉड में तो तुम ऑटोमेटिकली काम करते हो। और दूसरा चीज, तुम्हें 5 दिन का जॉब होता है, 8 घंटे का जॉब होता है, सैटरडे संडे फ्री होता है, कोई लेबर वर्क नहीं करना तुम्हें वहां पे जाके। तो डायरेक्ट पीएचडी इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन अगेन उसके लिए तुम्हारा प्रोफाइल बहुत अच्छा चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं जिस तरीके से तुम अब्रॉड जा सकते हो। डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीटेक, मास्टर्स आफ्टर योर दिस बीटेक, एंड डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। तो ये सारी है। और एक चीज दिमाग में रखना, पैसा खर्च करके नहीं जाना, अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न्ड मनी वेस्ट करके मत जाना। बस ये मैं सिंपल सा बोलना चाहूंगा। बस अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं। हम भी, जैसे मैं बताऊं कि अगर मैं आपको हमारी जर्नी के बारे में बताऊं, सो वी स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म इन 2011 वी स्टार्टेड इंजीनियर्स करियर पॉइंट, जो टोटली ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। 2011 में हमने स्टार्ट किया था। वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़। तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत बच्चों ने अपना करियर बनाया और आजकल हम उन बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। पता है आप लोग सबसे बड़ी गलती कहां पे करते हो? आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो कि जब तुम बीटेक जब पास आउट होता है ना, तुम इमीडिएट कंपैरिजन अपना करना स्टार्ट कर देते हो। कौन क्या कर रहा है, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। फिर जैसे तुम यहां तक पहुंचे हो कि रैट रेस फॉलो करते हुए ना, फिर इसके बाद फिर से जर्नी तुम अपनी रैट रेस वाली स्टार्ट कर देते हो। यार उस टाइम पे कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन करना है अगले 4-5 साल प्लान करो, 5-7 साल के बाद कंपैरिजन करना अगर तुम्हें अपना करना है। फिर देखना कौन कितनी बेटर पोजीशन में है, इमीडिएटली कंपैरिजन मत करना। 2000 जब शुरू में हमारे पहले बैचेस में कुछ बच्चे पीएसयू चले गए, कुछ हायर स्टडी चले गए, तो जर्नी आज उनकी सभी की डिफरेंट है। पीएसयू वाला एंटर किया उस टाइम पे 11-12 लाख में, 2012-13 की बात कर रहा हूं मैं आपको। आज उसका पैकेज 25-28 लाख के आसपास है। लेकिन उस टाइम पे जो बच्चे मास्टर्स वगैरह करने के लिए चले गए, आज उनकी सैलरीज 50, 60, 70 लाख तक भी है। एक स्टूडेंट है, उसका इंट्रैक्शन हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, उस लड़के को सुनना। यूआईटी चंडीगढ़ का स्टूडेंट है, यूआईटी चंडीगढ़ से उसने बीटेक किया मैकेनिकल। उसके साथ वाले सारे के सारे पहली बारी में पीएसयू चले गए। उसने उस टाइम कोचिंग नहीं लिया, अगले साल उसने कोचिंग लिया, नंबर नहीं आए, पीएसयू नहीं बना। अगले साल फिर से उसने कोचिंग लिया क्योंकि उसको लगा कि मेरे को भी पीएसयू जाना है, फिर उसके नंबर नहीं आए। फिर हमने उसको फोर्सफुली भेजा आईआईटी बॉम्बे में एमएस करने के लिए एनर्जी के अंदर। पता आज क्या कर रहा है वो? आज वो यूएसए में एनवीडिया में है। उसका इंट्रैक्शन पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, सुन लेना उसको। उसकी सैलरी पता कितनी है? $20,000 पर मंथ। क्या नाम था उस लड़की का? प्रदीप शाही। उसका इंट्रैक्शन पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, योरपीडिया चैनल पे, सुनना उसको। सारी जर्नी बता रहा है। आजकल हम यही काम कर रहे हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट थे 8-10 साल पहले ना, उनका पूरा जर्नी रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको डाल रहे हैं। तो ये चीज होती है, यू नेवर नोस, लेकिन आपको पाथ फॉलो करना पड़ता है। कोई लिमिट नहीं है यार, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। अगेन फिर से मैं बोलूंगा, पैसा कहां पे है वो तुम्हें पता है। अब हर किसी की अपनी चॉइस होती है। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस डोमेन में जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो इंजीनियर्स करियर पॉइंट वी स्टार्टेड इन 2011, देन सेकंड प्लेटफॉर्म वी स्टार्टेड इन योरपीडिया इन द 2017। 2017 में हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया योरपीडिया, एंड योरपीडिया इज डूइंग वंडर्स। मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं और प्राउडली कर रहा हूं, वी आर डूइंग वंडर्स। क्योंकि रिसर्च की बात कोई नहीं कर रहा इस कंट्री के अंदर, हायर स्टडीज की बात कोई नहीं कर रहा इस कंट्री के अंदर अदर देन योरपीडिया। कोई नहीं कर रहा इस चीज के बारे में बात। हर किसी को वही गेट ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आना है, 100 के अंदर आना है, 200 के अंदर आना है। बार बार तुम कोचिंग लेते चले जा रहे हो, बार बार तुम पैसा खर्च करता चला जा रहे हो। नहीं रिक्वायरमेंट है यार, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। सो 2017 वी स्टार्टेड दिस योरपीडिया, एंड देन इन 2021 वी स्टार्टेड दिस योरपीडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जो अब्रॉड में फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, फॉर डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, फॉर बीटेक के बाद पीएचडी प्रोग्राम एंड पोस्ट डॉक प्रोग्राम, कि जिसने पीएचडी कर लिया और उसको पोस्ट डॉक के लिए जाना है। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो गाइड कर रहा है पूरे इंडिया लेवल पे। तो ये हमारे 3 प्लेटफॉर्म है, एंड वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़। आप कभी भी वहां पे आके अपना प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं जब भी आपको ठीक लगे। ऑनलाइन ऑफलाइन सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, अदरवाइज वी वाइंड अप।
लेवल बहुत नीचे आ गया है, बहुत नीचे आ गया पेपर का लेवल। आप 2000 सीबीटी से पहले पेन पेपर बेस्ड वाले पेपर का लेवल देखना और उसके बाद वाले पेपर का लेवल देखना, जमीन आसमान का नजर चेंज आएगा तुम्हें उसके अंदर। उसके बाद गेट का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होता है और आप लोग 2 गेट पेपर एट ए टाइम दे सकते हो। कोई डाउट आए, क्वेरी इसके रिलेटेड बने तो लिखते रहना, मेरे से बाद में पूछ लेना। लिख तो वैसे कोई रहा नहीं और ना ही मेरे को उम्मीद है। चलो सबसे पहले बात करते हैं जॉब की। जॉब के 3 ही सेक्टर है इंडिया में, कौन कौन से? प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है गेट के थ्रू? गवर्नमेंट जॉब कौन सी मिलती है गेट के थ्रू? बोलो यार। गवर्नमेंट जॉब कौन सी मिलती है गेट के थ्रू? पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अदरवाइज मैं उसको पीएसयू अलग क्यों लिखता? पीएसयू इज डिफरेंट, गवर्नमेंट जॉब इज डिफरेंट। कौन सी जॉब मिलती है यार? एसडीओस की। अब वो तो लिख के पढ़ लिया। हरियाणा में कौन सी जॉब मिलती है गेट के थ्रू एसडीओ की? सभी हरियाणा से हैं यहां पे, है ना? यूपी से भी है, बिहार से भी है। देखो हरियाणा वालों को नहीं पता ना, तभी यूपी बिहार के बच्चे ये जॉब ले जाते हैं तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है और ये फैक्ट है ये। अच्छा फिर ये भी ट्रू है कि पंजाब में जॉब हरियाणा वाले ले जाते हैं। अब सोच के देखो, तुम्हें यही नहीं पता। आप लोगों में से फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल का है कोई यहां पे? फाइनल इलेक्ट्रिकल का है? इलेक्ट्रिकल ब्रांच है वैसे यहां पे? तुम्हें पता है हरियाणा के जो हरियाणा पावर यूटिलिटी डिपार्टमेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तुम्हारा, उसने अनाउंस किया है कि मैं गेट 2026 के थ्रू एसडीओ एई का रिक्रूटमेंट करूंगा। भाई तुम्हें जब यही नहीं पता होगा तैयारी कैसे करोगे? फिर बाद में रोओगे और कुछ नहीं होना। यही है चीज। तुम्हारा हरियाणा का जो हरियाणा पावर यूटिलिटी डिपार्टमेंट है, जो आगे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें एई का जो रिक्रूटमेंट है वो किसके थ्रू होता है? गेट एग्जाम के थ्रू। अब ये 22 तक चलता रहा, 22 के बाद 2-3 साल हट गया, कुछ केस वगैरह किया, जो भी हुआ XYZ। फिर 25 में इन्होंने दोबारा से अनाउंस किया और 25 में जब नोटिफिकेशन आया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की 181 वैकेंसीज अनाउंस हुई है। 181 असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज। पता है किसी को इसके बारे में? किसी को नहीं पता यार। उम्मीद नहीं थी मेरे को आप लोगों से। तो हरियाणा में अगर आपको एई की जॉब चाहिए तो मिलती है गेट के थ्रू, इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। इसमें इसी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, सारे डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी जितने डिपार्टमेंट है, प्लीज बाकी जितने डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी लगा लो, पंचायत लगा लो, या कोई भी और डिपार्टमेंट लगा लो, वाटर रिसोर्स लगा लो, जितने भी डिपार्टमेंट लगा लो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लगा लो, कितने भी लगा लो, उनके सभी के अपने पेपर होते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे कि उसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, राइट। दूसरा आ गया आप लोगों का पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में कितने पब्लिक सेक्टर इंडिया में रफली अंदाजा? रफली 35 तो मेरे को मैं यही लिखे हुए हैं शायद। 4 दिन 7 21 और 12, हाँ 33 तो लिखे हुए हैं यहाँ पे। देयर आर 250 प्लस पब्लिक सेक्टर्स इन इंडिया, और जिस 250 में से 100 प्लस पब्लिक सेक्टर ऐसे होते हैं जो इंजीनियर का रिक्रूटमेंट करते हैं, जो इंजीनियर का रिक्रूटमेंट करते हैं। और पब्लिक सेक्टर में एंट्री 2 तरीके से होती है, विद एंड विदाउट गेट। अब ये मैंने लेफ्ट साइड पे जो 3 लाइन, या ये मैंने कुछ एक लिखे हैं, मैंने सारे नहीं लिखे हैं। अच्छा पहले मेरे को बताओ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर जॉब्स में? गवर्नमेंट इज 100% गवर्नमेंट, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यही होती है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? पब्लिक सेक्टर में शेयरिंग होती है, जिसमें 51% शेयर किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, और रिमेनिंग शेयर स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, किसी प्राइवेट का हो सकता है, और स्टेक होल्डर्स होते हैं, आईपीओस बोलते हैं उनको, तो उनका हो सकता है। तो वहां पे चलेगी, फंस जाओगे वहां पे जाके। मैथ क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिसर्च मैथ के बिना तो हो ही नहीं सकती है। मैथ तो सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है रिसर्च के लिए। आप अगर कभी पीएचडी के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे तो मैथ सबसे पहले पूछेगा आपसे, वो मैथमेटिक्स के बारे में सबसे पहले वहां से पूछेगा वो, राइट। 25 और 5 30 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, 5 और 30 35 क्वेश्चन आते हैं आपके 2 नंबर के। कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर? 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहली
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, एक ठीक। दूसरा मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक से ज्यादा आंसर। आपने अपना कैरियर पार्ट डिफाइन करना है, फिर डिफाइन ही नहीं किया, तो ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। जिसको लग रहा है कि उसे काम का सेक्शन में बेशक उठ के चला जाए, मीट नहीं इकट्ठी करेंगे, ठीक है। कॉलेज में बहुत 1200 बच्चे हैं, हमने सिर्फ फाइनल और प्री फाइनल के बच्चों को बुलाया, वो भी जो इंटरेस्ट में बात है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ध्यान से सेशन को सुनेंगे और इंटरेक्टिव रहेगा, आप क्वेश्चन भी पूछिए, ठीक है सर प्लीज। राइट सर, थैंक यू। ओके, स्टार्ट करें? यस सर। ओके, थैंक यू। देखो, सबसे पहले तुम्हें मैं इस इंटरेक्शन का पर्पस बताता हूँ। मेरी आवाज क्लियर है लास्ट तक? ओके, हाउ मेनी आर फ्रॉम द फाइनल ईयर? जस्ट रेज योर हैंड। फाइनल ईयर, ओके। हाउ मेनी आर फ्रॉम द सिविल ब्रांच? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, ठीक है। ये ब्रांच कौन सी है? AML। ये ब्रांच कौन सी है? कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अरे पहले सीट लेते हैं तो पहले छोड़ रहा है, नंबर 2 भी जाना चाहता है, कोई नंबर 1 पढ़ना चाहते थे तो पीछे की तरफ भागते सारे पीछे क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लियर है कि जैसे आप लोगों में से कुछ लोग अभी नेक्स्ट ईयर पास आउट हो जाएंगे, कुछ उसके नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे। तो अब बीटेक के बाद आप लोगों के पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडिया, अब्रॉड, जॉब, हायर स्टडीज, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने गेट एग्जाम नाम सुना होगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज सुना होगा, अपने स्टेट एग्जामिनेशन, आपने कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर होगा कि मेरे को बीटेक के बाद ये चीज करनी है। लेकिन मैं यहां पे जो डिस्कशन करूंगा वो जॉब वर्सेस करियर होगा। डिफरेंस है जॉब और करियर में। मेजॉरिटी लोग जो टारगेट करते हैं वो जॉब टारगेट करते हैं, लेकिन करियर डिफरेंट होता है। तो वो करियर क्या चीज है ये मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस पूरी प्रेजेंटेशन का जो कंक्लूजन निकलेगा ना वो करियर से ओरिएंटेड रहेगा। बस मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है और मैं कुछ नहीं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, मोबाइल फोन जेब में रखना। बस ये बड़ी आदत हो गई है, इसको प्लीज मोबाइल फोन पॉकेट में रखना, इसको ओपन मत करना क्योंकि उसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, साइड में कोई नहीं बैठा। बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। चेयर दे दो यार, इनको स्पेस दे दो, जल्दी निकल जाएंगे। शिफ्ट कर जाओ, आप लोग आगे शिफ्ट कर जाओ, ये जो बैठे हैं आगे शिफ्ट कर जाओ ना। रास्ता जाएगा क्या मैनेज करेगा, वो बना तो नहीं पाया, बैठा रहेगा सर मेरे को लगता है इसके बाद फिर कोई है नहीं सिटिंग का, तो रहने देते हैं। हाँ कोई चाहिए एक सेशन हम फिर कर लेंगे कभी, कोई इशू नहीं, बात नहीं। ठीक है जी। देखो, अभी आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो करियर अपॉर्चुनिटीज, इंडिया, अब्रॉड, जॉब, हायर स्टडीज, हर चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ओवरऑल जो मेरा ऑब्जेक्टिव इस प्रेजेंटेशन में है वो है आपके करियर से रिलेटेड, कि करियर क्या चीज होती है, उसको कैसे परस्यू करना है, कैसे अपॉर्चुनिटीज होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उस चीज में आगे प्रोसीड करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये अबाउट द इंजीनियरिंग प्रोफेशन। मैं आप यहां पे आप लोगों से ये नहीं पूछूंगा कि आप लोगों ने बीटेक क्यों ज्वाइन किया, आपने कंप्यूटर साइंस क्यों लिया, मैकेनिकल क्यों लिया, वो नहीं मैं डिस्कशन करूंगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि जो अभी तक आप लोग जो यहां पे पहुंचे हैं ना, मेजॉरिटी लोग जो है वो रैट रेस को फॉलो करके पहुंचे हैं। रैट रेस कि वो ये कर रहे हैं, चलो ये करते हैं, पेरेंट्स ने बोल दिया ये करते हैं, फ्रेंड्स ने बोल दिया या कुलीग्स ने बोल दिया, सीनियर ने बोल दिया, रिश्तेदारी ने बोल दिया कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। रैट रेस फॉलो की है। कितने लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जिन्होंने
बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या बीटेक इन इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस, ये सोच के चूज किया है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट क्यों है और कहां से वो इंटरेस्ट आया। वो +1 +2 9th 10th +1 +2 वो 4 साल ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। लेकिन किसी रीजन से हम लोग किसी और डोमेन में आ गए, किसी रीजन से हम लोग किसी और डोमेन में आ गए हैं, तो वो रीजन क्या है कोई डिस्कशन नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा यार, अब तुम इस स्टेज में आ गए हो, या एक ऐसे प्रोफेशन में आप लोग आ गए हो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा नोबल प्रोफेशन है। इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और नोबल है। किस तरीके से? हम लोग बात करते हैं किसी कंट्री के डेवलप होने की, कंट्रीज डेवलप हो गई, बहुत कंट्रीज डेवलप हो गई। इंडिया 1947 में पार्टीशन मिला, इंडिपेंडेंस मिला, हमारे से बाद बहुत सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिला, वो डेवलप हो गए, अभी भी हमारे पीछे ING लगा हुआ है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं यार किसी भी कंट्री के डेवलप होने में क्या सबसे बड़ा रोल किस चीज का होता है? अगर बोले USA डेवलप है, चाइना डेवलप कर गया, इजराइल कर गया और बहुत सारी कंट्रीज कर गई, तो अगर मैं पूछूं कि क्या है, क्या रीजन है उसके पीछे, क्यों डेवलप हो गए, क्या लगता है आपको? टेक्नोलॉजी। एक वर्ड निकल के आता है टेक्नोलॉजी, कि सर उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है। चाहे वो टेक्नोलॉजी किसी भी टर्म्स में हो, किसी का डिफेंस में है, किसी का ऑटोमोबाइल में है, किसी का XYZ में है, किसी का कंप्यूटर डोमेन में है, तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कि सर उस कंट्री की ना टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि टेक्नोलॉजी ये जो टर्म है हम किसके कंटेक्स्ट में यूज करते हैं? किसके कंटेक्स्ट में यूज करते हैं? डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, किसके लिए? इंजीनियर्स के लिए। तो इट मींस कि किसी भी कंट्री के डेवलप होने में सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ी जो डोमेन है जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो कौन सी डोमेन है? इंजीनियरिंग डोमेन है। सर इंडिया तो इतना बड़ा कंट्री है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इसको क्यों इतना ज्यादा हो गया, हम लोग क्यों इतना पीछे रह गए? उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक दो रीजन में तुम्हें बताऊंगा मैं कि क्यों इतना हम लोग पीछे रह गए, क्यों उस पेस पे हम लोग मीट नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे हम लोग जो है आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस इंजीनियरिंग प्रोफेशन के बारे में जब हम बात करेंगे। अब इतना तुम्हें पता लग गया यार ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे कोई कंट्री को डेवलप किया जा सकता है। अब मेरे को बताओ कौन करेगा यार, कौन कंट्रीब्यूट करेगा उसमें? तुम लोग ही तो करोगे, और कौन करेगा? अभी तक आज हम लोग जो है इसरो इतना ज्यादा एडवांस हो गया है, या HCL ने इतना ज्यादा अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया, तो बंदे ही काम कर रहे हैं ना उसके अंदर, मेजॉरिटी इंजीनियर्स ही तो कर रहे हैं उसके अंदर काम। साइंस का भी बहुत बड़ा इसमें डोमेन है, इसमें रोल है, साइंस पीपल का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सभी का रोल है, लेकिन इंजीनियर का एक बहुत बड़ा रोल है। अब अगर तुम चाहते हो कि सर क्या मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं भी सर कुछ करना चाहता हूं इस कंट्री के लिए, मैं भी कुछ करना चाहता हूं अपनी सोसाइटी के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम है सर, सोसाइटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन देगा यार? जितनी भी तुम आज अपनी प्रॉब्लम्स लिख लो कि मेरे को सर ये प्रॉब्लम है, सोसाइटी को ये प्रॉब्लम है, इस कंट्री की ये प्रॉब्लम है। बिलीव मी फ्रेंड्स, जब वो तुम प्रॉब्लम्स लिखने स्टार्ट करोगे, तो जब तुम उसके सोल्यूशन के ऊपर बात करोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही आएगा यार सिर्फ इंजीनियर ही इसका सोल्यूशन दे सकता है इन मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स। सिर्फ इंजीनियर उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। नो डाउट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सभी का बहुत बड़ा रोल है, सभी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे ज्यादा इंजीनियर्स का है। अब पॉइंट यहां पे ये आता है कि सर फिर हम कैसे कर सकते हैं कंट्रीब्यूट? सर मैं भी करना चाहता हूं, मैं भी इस कंट्री के लिए, मैं भी अपनी सोसाइटी के लिए करना चाहता हूं। वो तभी तुम कर पाओगे यार अगर हम ऐसी जगह पे जाके बैठेंगे जहां पे तुम्हारा किया हुआ काम रिकॉग्नाइज होगा, जहां पे तुम्हारा किया हुआ काम दिखेगा, तो हमें उस जगह पे जाके बैठना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ऐसी जगह पे जाके बैठे जहां पे मेरा इंटरेस्ट लाई कर रहा है, जहां पे मेरा इंटरेस्ट लाई कर रहा है, तभी तुम कंट्रीब्यूट कर पाओगे। सर मेरा पैशन क्रिकेट का है, मेरा पैशन ये करने का है, वो करने का है, लेकिन हम हैं किसी और डोमेन में। सोच के देखो कि अगर तुम्हें जाना है, तुम्हारा मार्केटिंग में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तुम्हारा पर्सनैलिटी सूट कर रहा है मार्केटिंग को, अगर तुम्हें साइंटिस्ट का जॉब मिल जाए, क्या तुम कंट्रीब्यूट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इससे नुकसान किसका होगा? हर किसी का नुकसान हो रहा है जो हो रहा है इस कंट्री का। यह सबसे बड़ा ट्रबल है। सबसे पहला कि इस कंट्री में ऐसा इश्यूज आ रहे हैं कि क्यों नहीं, इतने पेस इतना ज्यादा स्लो क्यों है, क्यों ऐसे इश्यूज हैं? उसमें सबसे बड़ा रीजन है इंटरेस्ट से काम करने का। कि हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो जॉब में है, ये पीछे से सर्वे भी हुआ था कि कितने परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे हैं जो अपने काम से, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं या अपने इंटरेस्ट वाला काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, 60 to 70% पीपल आर नॉट इनटू देयर बिजनेस। वो अपने काम धंधे में नहीं है जिसमें वो इंटरेस्ट है उसका। यहीं पे तो इश्यू आएगा। फिर अब होगा क्या? यू आर कैपेबल,
आप कैपेबल हो लेकिन किसी और डोमेन के, बैठे कहीं और हो, यू आर कैपेबल। अब तुम कैपेबिलिटी के बेस पे तुम पहुंच तो गए वहां पे, तुम बैंक में मैनेजर तो लग गए, तुम बड़ी अच्छी जगह पे जाके पहुंच तो गए, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है। इससे नुकसान, हर किसी का नुकसान, ना तुम कंट्रीब्यूट कर पाओगे अपने लेवल पे, उस अपने टैलेंट का भी नुकसान कर रहे हो और उस ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान कर रहे हो, दोनों का नुकसान हो रहा है, पहुंच तो गए तुम लोग। तो इस कारण से अगर जब तक हम लोग जो है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चीजों में नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, इश्यूज रहेंगे। और हमें सबसे बड़ा फिर ट्रबल ये आता है, हमें अपने इंटरेस्ट का ही नहीं पता चलता, ये और ज्यादा इश्यूज आते हैं। लोग 5-5 साल 10-10 साल काम करते रहते हैं, उनको यही नहीं पता चलता मेरा इंटरेस्ट किस तरीके से आएगा, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं मेरा इंटरेस्ट किस डोमेन में है। अब इंटरेस्ट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो यार तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं कि रात को कोई सपना आएगा या तुम सोचने बैठ जाओ कि यस मैं जानूं, मैं सोचूं मेरा इंटरेस्ट किस चीज में, ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है। हमें चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हमें चीजों को डिगिन करना पड़ेगा, तब हमें अपने इंटरेस्ट का पता चलेगा। और दिस इंजीनियरिंग बीटेक इतना इंपॉर्टेंट, ये 4 साल है ना आप लोगों के लिए, आप इतना मल्टीपल चीजों में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने इंटरेस्ट को, क्योंकि बीटेक टोटली लाइव है, बिल्कुल लाइव है, ये सारा डोमेन बिल्कुल लाइव है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है सारी, जो आप चीजें डिस्कस कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो चीजें, ये सारा रियल वर्ल्ड के सोल्यूशन देते हैं फ्यूचर में जाके। अब अगर तुम्हें अपना इंटरेस्ट से डेवलप करना है या इंटरेस्ट तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, तो तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस 4 साल में बहुत ज्यादा। किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं सर, कैसे आइडेंटिफाई करें अपने इंटरेस्ट का, काम करना स्टार्ट कर दो वो सारा। अब आप लोगों में से जैसे यहाँ पे बॉयज बहुत ज्यादा बैठे हैं, बहुत लोग आप लोगों में से क्रिकेट खेलते होंगे, दूसरे उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने पैशन से क्रिकेट खेलते होंगे। पैशन का मतलब ये होता है कि यार कल पेपर है, आज किसी ने कॉल कर दिया यार बस घंटे के लिए आ जा, तुम चले जाओगे, वो पैशन हो जाता है, क्योंकि तुमने वहां पे ना अपना कोई इंटरेस्ट वो नहीं देखा कि इससे मेरे को, अगर मैं घंटा वहां पे चला जाऊंगा मेरे को फायदा क्या होगा, तुमने ये नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट था, तुम्हारा उसमें पैशन था, तुम लोग चले गए उसमें। धूप हो रही है, बारिश हो रही है, आज बहुत गर्मी है, किसी ने आवाज मार दी, कुछ मना कर देंगे यार धूप है, नहीं आज नहीं खेलते, थोड़ा शाम को खेल लेंगे, थोड़ा वो हो जाएगी, कहीं होता है ठीक है यार चलते हैं कोई बात नहीं। तो यही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब तुम ऐसी चीजों में एंटर करोगे या ऐसी डोमेन्स में एंटर करोगे ना, जब तुम उसको काम को लाइक कर रहे हो, तुम उसको पसंद कर रहे हो, तब तुम कंट्रीब्यूट करोगे, तुम ऑटोमेटिकली तुम अपना कंट्रीब्यूशन उसके अंदर दोगे। अब पता कैसे लगेगा सर, तुम बीटेक में करते क्या क्या हो, तुम बीटेक में बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, अपने अपने डोमेन्स के मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ते हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसका पढ़ने में तुम्हें अच्छा लगता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसा है? यस है। तुम लोग बीटेक में कुछ प्रोजेक्ट्स करते हो, किसी का प्रोजेक्ट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, किसी का नहीं आता, ऐसा है? यस है। कॉलेजेस में फेस्ट वगैरह होते हैं, कॉलेज में फेस्ट होते हैं, कईयों को एज ए ऑर्गेनाइजर होकर बड़ा अच्छा लगता है, कईयों को एज ए पार्टिसिपेंट बन के बड़ा अच्छा लगता है, होता है ऐसा? यस होता है ऐसा। यहीं से तो तुम्हें पता लगता है, यहीं से तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट का पता चल रहा है। अब मेरे को बताओ, टेक्स फेस्ट तुम्हारे होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं या एनुअल फेस्ट वगैरह होते हैं तुम्हारे कॉलेज में, कुछ लोग उसमें बच्चे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इवेंट मैनेजर बनना चाहते हो, सोच के बताओ क्या फायदा मिल रहा है तुम्हें, सोच के बताओ। ठीक है, एक सर्टिफिकेट एक अलग चीज है, क्या फायदा हो रहा है? अब बोलो सर सर्टिफिकेट ही है, कल को कहीं पे हम अपने रिज्यूमे पे लिख देंगे हमने ऐसा किया था, मे भी उसको कुछ फायदा मिल जाए। वो नहीं था यार, वो नहीं था, एक्चुअल में तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट था, इसलिए तुमने किया। अब यहां से तुम आइडेंटिफाई करोगे अपना इंटरेस्ट। अब फिर आ जाती है, ठीक है इंटरेस्ट, ठीक है सर, अब हम इस चीज को लिंक कैसे बनाएंगे करियर के साथ? फिर अब लिंकिंग करियर के साथ कैसे बनेगा? तो उसके लिए मेरे को करियर की मल्टीपल डोमेन्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तुम लोग बीटेक करोगे, बीटेक पास आउट हो जाओगे, तो बीटेक पास आउट होने के बाद मेरे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी होती क्या क्या है, अब इसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। लेट अस डिस्कस अबाउट द हायर स्टडीज फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जब तुम हायर स्टडीज में जाते हो, बीटेक के बाद जब तुम हायर स्टडीज में जा रहे हो, तो तुम्हारे पास अगेन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती है, मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। क्या क्या है सर? एमटेक का प्रोग्राम होता है, एमएस का प्रोग्राम होता है, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम होता है, एमबीए प्रोग्राम होते हैं, कई लॉ वगैरह में जाना चाहते हैं, बहुत सारी डोमेन्स होती हैं कि नहीं होती हैं? अब इसमें भी फिर आगे आइडेंटिफाई करो स्पेशलाइजेशन। अब अगर सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एमटेक की बात करें तो एमटेक में बीइंग योर ओन ब्रांच, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, तो तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती है चूज करने के लिए, होती है कि नहीं होती है? क्योंकि मास्टर एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, बीटेक स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं है। बीटेक तो ब्रॉडर है, मैकेनिकल में तुमने 15-20 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में 15-20 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हर ब्रांच में अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। लेकिन जब तुम मास्टर्स डोमेन में जाते हो तो तुम कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में जाते हो। अब वो स्पेशलाइज्ड कोर्स में वहां पे तुम्हें देखना है कि मेरा कहां पे मैचिंग हो रहा है। अब स्पेशलाइजेशन में आ जाओ। अब स्पेशलाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक हो गया तुम्हारा कोर डोमेन, एक हो गया तुम्हारा इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन।
कोर डोमेन कौन सी होती है सर, जिसमें बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर ही मैं जा सकता हूं? थर्मल है, फ्लूइड है, डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, मैं जा सकता हूं। इसके बाद आपका सिविल आ गया, जियोटेक आ गया, सर मेरा एनवायरमेंट आ गया, मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन आ गया। मतलब बीइंग द योर ओन ब्रांच ही आप उसमें जा सकते हैं। ये कोर ब्रांचेस होती हैं। फिर ऐसे फिर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस होती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस क्या होती हैं कि जिसमें मल्टीपल ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मास्टर्स इन रूरल टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन ई व्हीकल्स, मास्टर्स इन ई वेस्ट मैनेजमेंट, मास्टर्स इन एनवायरमेंट, मास्टर्स इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मास्टर्स इन एरोस्पेस, मास्टर्स इन मटेरियल साइंस। देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल डोमेन्स आर देयर, जिसमें आप अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो कि मेरे को ठीक है, मेरा इंटरेस्ट सर बिजनेस में है, आइडियाज है, स्टार्टअप, क्या करूं सर? मास्टर में कोई ऐसा कोर्स है? यस, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। आईटी मद्रास, आईटी हैदराबाद ऑफर कर रहे हैं तुम्हें मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप का, जहां पे जाके तुम अपने आइडिया को इंक्यूबेट कर सकते हो, फ्रक्टिफाई कर सकते हो, एक बड़ा उसको प्रोडक्ट में कर सकते हो। क्योंकि जब तुम वहां पे जाओगे, ऐसे पता नहीं कितने लोग आइडियाज लेके बैठे हैं, डिस्कशन चल रही है और प्रॉब्लम्स डिस्कशंस हो रही हैं कि उसने 5 साल ये काम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आई वहां पे लिखी हुई है, सो दैट कि तुम जब नया काम कर रहे हो तुम्हें उसको रिपीट नहीं करना है, उस इश्यूज को, उन प्रॉब्लम्स को तुम्हें रिपीट नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक यार तुम लोग ये मैचिंग नहीं करोगे ना कि मेरा इंटरेस्ट और आगे की डोमेन्स का ये मैचिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तुम बहुत अच्छा कर पाओगे। अब ट्रबल कहां पे आता है इस कंट्री में? ट्रबल क्या है? एक ट्रबल मैंने तुम्हें बता दिया, क्या ट्रबल? कि हम लोग लाइक उसमें नहीं है, सेम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी डोमेन में नहीं है। दूसरा क्या प्रॉब्लम आ गया है इस कंट्री में? हम लोग बहुत हद तक सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, हमें सिर्फ अपने से मतलब है। कितने लोगों ने ये सोच के बीटेक या इंजीनियरिंग चूज किया कि मैं अपनी सोसाइटी की, अपनी गांव की, अपनी शहर की, अपनी स्टेट की, इस कंट्री की इस प्रॉब्लम को दूर करूंगा? है कोई ऐसा यहां पे? है कोई ऐसा कि जिसने इंजीनियरिंग इस रीजन से चूज किया? कोई नहीं है। मे भी 1-2% हो सकते हैं, मे भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसा है। क्योंकि यार सोल्यूशन तुम ही लोग दोगे, कोई और नहीं देगा। तो ये एक्चुअल में इंजीनियरिंग वर्ल्ड यहां पे एग्जिस्ट करता है। अब पॉइंट आती है, अब मेरे को सोच के बताओ, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो मैंने वर्ड यूज किया, अब एक ड्रोन बनाने हैं, इंडिया में ड्रोन नहीं बन रहे हैं। इंडिया अभी एक इशू जो हुआ, इंडिया पाकिस्तान के इशू हुआ, उसमें ड्रोन को लेके बहुत ज्यादा चीजों का डिस्कशन हुआ है, बहुत पॉइंट्स आए उसको लेके। अब मेरे को सोच के बताओ, एक ड्रोन अगर बनाने हैं, ड्रोन बनाने में किस ब्रांच के स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन हो सकता है? मैकेनिकल का है? यस है। सिविल इंजीनियर का है? यस है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का है? यस है। इलेक्ट्रिकल वाले का है? यस है। कंप्यूटर साइंस वाले का है? हर ब्रांच का एलिजिबल। उसमें बायोटेक वाला भी जा सकता है, हर कोई जा सकता है उसके लिए। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक तुम लोगों को, अच्छा, ड्रोन टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर में पिछले साल स्टार्ट हुआ है। अब मेरे को सोच के बताओ क्यों स्टार्ट हुआ होगा? क्यों स्टार्ट हुआ होगा? इस बार एक नया गेट का पेपर स्टार्ट हुआ है, गेट 2026 में एक नया पेपर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप इंजीनियरिंग साइंसेज के अंदर एक एनर्जी साइंस का एक ऑप्शन दिया है। पता नहीं मेरे को आप लोगों में से कितने इस चीज के बारे में अवेयर हैं कि एक एनर्जी साइंस का नया गेट पेपर स्टार्ट हुआ है। क्या नीड था? पिछले 2024 में आईसी बेंगलोर ने जब कंडक्ट करवाया था, तो उसने नया गेट का पेपर स्टार्ट किया था, गेट इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या नीड था? क्या लगता है तुम्हें क्या नीड होगा? क्यों ये नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं आईटीज? एंटरप्रेन्योरशिप क्यों स्टार्ट किया? ई व्हीकल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, क्यों चल रहे हैं कोर्सेज वहां पे? क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें क्यों चल रहे हैं? आईटी सिस्टम क्या कर रहा है? रिसर्च में क्या होता है? वही होता है जो तुम्हें मैं बता रहा हूं, इंजीनियर जो कर रहा है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, तो वो देगा इंजीनियर देगा। अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ तो पर्पस से स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज जब विजिट करती हैं आईटीज में प्लेसमेंट के लिए, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट बताती हैं कि हमें कुछ ऐसा करना है फ्यूचर में, हमें स्टूडेंट दीजिए। आईटी सिस्टम, अच्छा मेरे को सोच के बताओ, आईटी का पर्पस पैसा कमाना है? आईटी पैसा कमाने के लिए बैठी है? क्या लगता है तुम्हें? हाँ या ना? अरे बोलो यार, आईटी का पर्पस पैसा कमाना है? हाँ या ना? बोलो यार, हाँ या ना, ऊंची तो बोलो। तो किस लिए है? एम्स क्यों खुले हैं? आईएम्स क्यों खुले हैं?
क्यों खुले हैं? 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है इस कंट्री के, आईआईटीज, एम्स, आईआईएम्स। मानते हैं इनको पिलर? इनको हटा दो किसी भी एक पिलर को, बैलेंस खराब हो जाएगा सारा, क्योंकि किसी पर्पस से स्टार्ट हुए हैं। एम से किसी ने एमबीबीएस किया या एमएस का कोर्स किया, स्पेशलाइज्ड कोर्स किया, उस डॉक्टर का क्या टारगेट होगा? कहीं पे जॉब ढूंढेगा वो? कहीं पे जॉब ढूंढेगा वो डॉक्टर? हाँ, या अपना हॉस्पिटल खोलेगा? इस कंट्री को क्या नीड है इस टाइम पे? हॉस्पिटल की या फिर एक अच्छे डॉक्टर? नो डाउट ही इज अ गुड डॉक्टर, या कहीं पे जाके वो जॉब करे। क्या लगता है तुम्हें? हॉस्पिटल की नीड है यार। यही नीड इस टाइम पे कंट्री को है, यही नीड कंट्री है, क्योंकि आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, इसमें जो आप लोग बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी जब आप देखते हो तो आपको दिखते हैं वहां पे आईटी के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बैठे हैं, वहां पे एम्स के बंदे बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, आईएम से एमबीए वगैरह किए हुए लोग बैठे हैं वहां पे और सिस्टम चला रहे हैं वहां पे। तो ये नीड है। तो पर्पस, अगर कोई कोर्स वहां पे कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है, इट मींस कि दैट इज द नीड ऑफ द इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज क्या कर रही है? इंडस्ट्रीज तो सोल्यूशन दे रही है ना, आप लोगों को सोल्यूशन दे रही है, ठीक है। प्राइवेट कर रहे हैं, मेजॉरिटी प्राइवेट कंट्रीब्यूट कर रही है और करती रहेगी हमेशा। आज से 20, 25, 30 साल पीछे चले जाओ, तुम्हें सड़कों पे गाड़ियां दिखती थी टाटा की इतनी ज्यादा, महिंद्रा की इतनी दिखती थी? नहीं दिखती थी जितनी आज दिख रही है। तो इट मींस कि दे हैव डन सम वेरी गुड वर्क, तभी दिख रही है, है ना? तो थोड़ा सा तुम्हें इन चीजों को थोड़ा सा सोचने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा कि यस, हमें इस तरीके से चीजों को सोचना है। और हम जिस भी तरीके से यहां तक पहुंच गए हैं, अब यहां से आगे वाली जर्नी कैसे तय करनी है, स्पेशली अगले 2 से 4 साल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 2 से 4 साल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमने अगले 2 से 4 साल में बहुत अच्छा प्लान कर लिया और अकॉर्डिंगली तुम्हें रिजल्ट मिल गए, बिलीव मी फ्रेंड, आज से मे भी 10-15 साल के बाद कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम भी बहुत ऊपर दिखेगा। लेकिन वो तभी दिखेगा अगर तुमने अपना प्लान किया बहुत अच्छे तरीके से। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रास्ते मेरे को पता होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग प्रोसीड कर ही नहीं पाएंगे। चलो, यहां तक रहा पहली चीज। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं। इंजीनियरिंग में इस टाइम पे, मेरे को 17 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग में पिछले 17 साल में करियर बनाना इतना आसान मैंने नहीं देखा। इस टाइम पे इंजीनियरिंग में करियर बनाना इतना ज्यादा आसान हो चुका है। किस बेसिस पे मैं बोल सकता हूं? कुछ तो डाटा चाहिए ना, कुछ तो रेफरेंस चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूं। एक एग्जाम होता है गेट का एग्जाम, सभी ने सुना उसका नाम? मे बी आप लोगों में बहुत लोगों ने भरा होगा, 3rd ईयर फाइनली में, यू ऑल आर एलिजिबल फॉर दैट। गेट एग्जाम ने 2016-17 में पीक हिट किया था। पीक कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 13 लाख के आसपास लोगों ने अप्लाई किया था 2016-17 में। अब 2024 में, 2024 की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे लोएस्ट हिट हुआ है, यहां पे हाईएस्ट था, फिर ग्राफ नीचे आया। जिस भी रीजन से आया मैं डिस्कस नहीं करूंगा। 2024 में मिनिमम आ गया। कितने लोगों ने अप्लाई किया? 5.5 लाख। 5.5 लाख 2024 डाउन आ गया। अब ये राइज दोबारा से स्टार्ट हो गया। राइज दोबारा से हो गया है, क्योंकि अब 2024 से 25 में पूरा 3 लाख का जंप मिला है। 5.5 से सीधा आ गया 8.5 लाख, 5.5 से 8.5 लाख, और ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये जो बढ़ने का पीछे कॉज है ना, ये 1 साल में इतना जंप क्यों आया है, उसके पीछे 2 रीजन है। एक तो कंप्यूटर साइंस, जॉब नहीं लग रही है बच्चों की। कंप्यूटर साइंस में अगर तुमने बीटेक की ओनली कंप्यूटर साइंस है, तो इंडस्ट्री की आज के टाइम पे नीड है स्पेशलाइज्ड लोगों की। अगर आप लोगों के पास मेरा पोस्टर गया है कि आज क्या टॉपिक है, चेंज्ड ट्रेंड्स ऑफ जॉब मार्केट, कैसे मार्केट में जॉब मार्केट कैसे चेंज हो गया, ट्रेंड कैसे चेंज हो गया है। ये ट्रेंड चेंज हुआ है कि आज कंप्यूटर साइंस की, बीटेक कंप्यूटर साइंस की उतनी नीड नहीं है इंडस्ट्रीज को, जितनी उसको स्पेशलाइज्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है। स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, स्पेशलाइजेशन इन एआई, एमएल, स्पेशलाइज्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, देयर आर सो मेनी डोमेन्स जहां पे आप लोग सभी जा सकते हैं। तो पहला जो जंप बनने का रीजन है वो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, क्योंकि 24 से 25 में जो जंप आया ऑलमोस्ट डबल हो गया कंप्यूटर साइंस का। लेकिन बाकी किसी ब्रांच में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाकी ब्रांच के तो बच्चे ही नहीं है, स्टूडेंट्स ही नहीं है मार्केट के अंदर। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 ब्रांचेस ऐसी ब्रांचेस हैं जो इस टाइम पे गोल्ड माइन पे बैठी है।
गोल्ड माइन पे। गोल्ड माइन मतलब कि तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट करना है और तुम्हारा बड़ा इजीली करियर बन जा रहा है। तो पहला जो इंजीनियरिंग में क्यों करियर बनाना आसान हो रखा है, सबसे पहला उसके पीछे रीजन है लो कंपटीशन। कंपटीशन सबसे मिनिमम पे है इस टाइम पे। दूसरा इसके पीछे रीजन है हार्ड वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। कैपेबिलिटी तो नहीं बोलूंगा मैं, हार्ड वर्क। हम लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पे। आप पेपर्स देखो सारे उठा उठा के इतने इजी देते चले जा रहे हैं, नंबर ही नहीं आ रहे हैं बच्चों के, नंबर ही नहीं आ रहे हैं। अभी इस गेट वाला, ये जो भी गेट का पेपर हुआ है 2025 वाला, इसको गेट का सबसे इजीएस्ट पेपर माना गया है, तब भी स्टूडेंट्स के नंबर नहीं आ रहे हैं। तो दूसरा जो रीजन है कि अगर कोई थोड़ा सा एफर्ट कर रहा है, थोड़ा सा मेहनत कर रहा है, थोड़े से अगर उसके अच्छे नंबर आ जा रहे हैं तो उसका करियर बन जा रहा है। तो ये दो मेन रीजन है कि क्यों इस टाइम पे करियर बनाना सबसे ज्यादा आसान हो रखा है इंजीनियर्स के लिए। लो कंपटीशन, और दूसरा हमें बहुत ज्यादा इस टाइम पे एफर्ट, मेहनत नहीं करने की रिक्वायरमेंट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव अगर तुम मेहनत करोगे तुम लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा तुम कर सकते हो। अब जैसे मैंने गेट एग्जाम का नाम लिया, अब गेट एग्जाम का जो मैंने देखा है ना, मतलब पंजाब में तो बच्चा नाम ही नहीं सुनना चाहता, पंजाब में, हिमाचल में, इसमें नाम ही नहीं सुनना चाहते गेट एग्जाम में। जैसे गेट एग्जाम का नाम सुनता हूं, बोलता हूं मैं, चेहरे ही अलग हो जाते हैं कि सर तो बहुत अच्छी स्टोरी बता रहे थे शुरू में, एकदम गेट वर्ड कहां से आ गया। लेकिन मैंने यहां नहीं देखा, और क्योंकि दिस इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हमारे पास हर स्टेट से स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। हरियाणा के पीपल मेहनती हैं, जो मैंने देखा है। आप लोग मेहनती हो, मेहनत करते हो कंपेयर टू अदर। लेकिन अगर तुम और थोड़ा इनर में चले जाओ, यूपी बिहार, अगर उनके साथ थोड़ा कंपैरिजन करोगे, दे आर कंपैरेटिवली मोर एफर्ट ओरिएंटेड एज कंपेयर टू हरियाणा एज कंपेयर टू पंजाब, या अगर हम उस रीजन की बात करें तो वो ठीक है, वो ज्योग्राफिकली लगा लो, जो भी उसके पीछे रीजन लगा लो, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अब यार तुम अपना इंटरेस्ट और करियर कैसे मैच कर पाओगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या रास्ते हैं, अब उसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कशन करते हैं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये एग्जाम, जिसको हम नाम देते हैं गेट एग्जाम का। देखो, गेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके लिए एज ए इंडिविजुअल नहीं, कंट्री के लिए एज ए इंडिविजुल नहीं, हर किसी के लिए। क्योंकि इंजीनियरिंग का जो इकोसिस्टम है ना, वो इस एग्जाम से चल रहा है। जो इकोसिस्टम है इस एग्जाम से रिलेटेड है, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। सोच के बताओ, फरवरी 2021 में क्या चल रहा था? क्या चल रहा था फरवरी 2021 में? कोविड चल रहा था ना कोविड। सब कुछ पोस्टपोन हो रहा था, सब कुछ बंद हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज, मतलब जिससे काम ही रुक जाएगा, वही सिर्फ काम हो रहे थे, अदरवाइज बाकी सारा सिस्टम जो है बंद हो रहा था या पोस्टपोन हो रहा था। ये एग्जाम नहीं हुआ। ये एग्जाम अपने टाइम के मुताबिक फरवरी के पहले 2 वीकेंड पे कंडक्ट हुआ। बहुत जोर लगाया लोगों ने कि पोस्टपोन हो जाए, नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये वहां पे पोस्टपोन हो जाता तो सारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता, उससे। मेरे को नहीं पता, आप इस एग्जाम को एक एग्जाम लेते हो, मैं इस एग्जाम को करियर बोलता हूं। मैं, ये तुम्हें करियर देता है, तुम्हें इंटरेस्ट के, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपनी बाइक चॉइस चीजों में, डोमेन में जाने के लिए हेल्प करता है ये एग्जाम। कब स्टार्ट हुआ था एग्जाम? पहली बार कब हुआ था ये? 82-83 के आसपास, ठीक है नहीं? इस एग्जाम से के थ्रू तुम्हें मिलता क्या क्या है? क्या मिलता है तुम्हें? हाँ, पब्लिक सेक्टर मिलते हैं, और हायर स्टडीज में मैं जा सकता हूं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा तुम्हें आज। क्या ये गेट एग्जाम जब 82-83 में स्टार्ट हुआ, तब पीएसयू के थ्रू रिक्रूटमेंट करते थे? कब पीएसयू ने गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया है कोई आइडिया? 2009-10 के आसपास। इट मींस कि पहले 15 साल ऑलमोस्ट, और 10 साल, पहले 25 साल गेट के थ्रू कोई पीएसयू का रिक्रूटमेंट, किसी पीएसयू ने गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं किया। इट मींस कि जिस पर्पस से एग्जाम स्टार्ट हुआ है, दैट इज हायर स्टडीज, नॉट जॉब। दैट इज द रीजन व्हाई आज पब्लिक सेक्टर गेट के थ्रू एग्जिट मारना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं बताऊंगा तुम्हें, अगर रह जाए एंड में, जो मैं चीजें बोल रहा हूं ना, अगर तुम्हें कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, लिख लेना, एंड में मेरे से क्वेश्चन पूछने आप लोगों ने कि सर ये चीज बोली थी, बताओ इसको। लेकिन वेट कर लेना, बीच में मत पूछना, क्योंकि फिर वो लिंकिंग बना होता है, मे भी आगे जाके बीच में कहीं पे आपको उसका आंसर मिल जाए।
क्योंकि पहला आधा घंटा टुकड़ों में बात है, बाद में आधा घंटा सारी चीजें समअप हो जाएंगी, सब एक दूसरे से लिंक हो जाएंगी सारी चीजें। और मैं चाहूंगा कि लास्ट में तुम्हें से कम 10, 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन पूछो। आजकल बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, पता नहीं आप लोगों में से कितने पूछेंगे। अब ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे तुम्हारा ये पोस्टपोन उस टाइम पे नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल में ये हायर स्टडीज के लिए है, ये हायर स्टडीज के लिए, क्योंकि इससे तुम रिसर्च डोमेन में जाते हो, रिसर्च के लिए जाते हो। क्योंकि हायर स्टडीज जितने प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स के या पीएचडी के, वो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं। रिसर्च क्या होती है? कोई मेरे को एक लाइन में आंसर देना चाहेगा, व्हाट डू मीन बाय रिसर्च? क्या होती है रिसर्च? मैंने बोला है बीच में कहीं ना कहीं, उसी से लिंक है इसका। क्या होती है रिसर्च? न्यू इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन। और मैं बड़े सिंपल ले में इन तरीके बताता हूं। रिसर्च एक कुछ ऐसा करना है, कुछ भी ऐसा करना है जिससे तुम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे सको। सिंपल। अब उसमें नहीं कर रहे हो, पुराना कर रहे हो, पुराने को रिवाइव कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, एक अलग चीज है। तुम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सोल्यूशन दे रहे हो, ये रिसर्च होती है। लेकिन पता नहीं इस कंट्री में रिसर्च को क्या लिया गया है, पता नहीं क्या लिया गया है। हम लोग उसको लिंक ही नहीं बना पाए करियर के साथ। एक्चुअल में यही ट्रबल आया बस इस कंट्री को, क्योंकि रिसर्च के बिना तुम चीजें बना सकते यार, नहीं बना सकते हो। अभी पीछे से एक रिटायरमेंट दिया है एक फाइटर को, जेट को। किसको दिया है? मिग 21 को। अगले दिन कुछ अनाउंसमेंट भी हुआ। क्या अनाउंसमेंट हुआ? कि उसकी रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है? तेजस कर रहा है। उसके कुछ आए, किसको दिया ऑर्डर? तेजस कौन बना रहा है? HAL बना रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बना रहा है। कितने ऑर्डर? तकरीबन आई थिंक रफली 2000 के आसपास। मैं गलत हो सकता हूं, मैं रफली बोल रहा हूं शायद उसमें। लेकिन उसके अगले दिन एक इश्यू आ गया न्यूज़पेपर में। क्या? इंजन। कौन दे रहा था? USA। उसे मना कर दिया, डिले कर दिया। मना तो कोई नहीं करता है, डिप्लोमेटिक होती है चीजें डिले करने स्टार्ट कर दी। समझ में आया? उसमें बहुत सारे रीजन, हम उसमें नहीं जाएंगे। अगर आज हम उस लेवल पे आ गए हैं कि अगर हम बाकी सारा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इंजन क्यों नहीं बना सकते यार? बिल्कुल बना देंगे। लेकिन जिस पेस पे चीजों को होना चाहिए ना, उस पेस पे चीजें नहीं हो रही हैं। बस ये इश्यू है कि जिस पेस पे होना चाहिए उस पेस पे नहीं हो रही है। कंपैरिजन कर लो, 20 साल पीछे चले जाओ, अपना और चाइना का कंपैरिजन कर लो, वो कहां पहुंच गए, हम कहां रह गए। तो अब तुम लिंक बना सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़ी सी चीजें बताई। अब तुम लिंक बना सकते हो कि हाँ सर, बात तो सही है कि क्यों हम इतना वो क्यों रह गए, कैसे रह गए, क्यों रह गए, वो एक तुम्हें सोचना पड़ेगा। एज ए इंडिविजुअल तुम्हें अपने आप को कैपेबल बनाना पड़ेगा, अपने स्पेशलाइजेशन, अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट कि तुम वहां पे जाके काम कर सको वहां पे। तो ये जो मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं, गेट एग्जाम की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हें करियर देता है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जब हम हायर स्टडीज की बात करते हैं तो वहां पे स्पेशलाइजेशन आती है, राइट? अब वहां पे तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वहां पे जा सको। यही चीज है डिफरेंस जॉब और करियर में। यही डिफरेंस है जॉब और करियर में। करियर वो चीज है यार कि जिसमें तुम अपने काम को एंजॉय कर रहे हो। तुम उसमें ये नहीं देख रहे हो कि मेरे को इसमें कितना पैसा मिल रहा है, मेरे को कितना टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नहीं देख रहा हूं मैं। लेकिन जब जॉब होती है ना, जो वो चीज होती है, कब बजेंगे 5 यार, कब बजेंगे 5, टाइम खत्म हो जाएगा, चलते हैं फिर, उसके बाद फोन बंद। उस काम से कोई लेना देना ही नहीं होगा तुम्हारा, वो जॉब है। इट मींस कि तुम उसको लाइक नहीं कर रहे हो यार, तुम लाइक नहीं कर रहे हो इस चीज को। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? तो ये डिफरेंस है तुम्हारा जॉब और करियर के अंदर। गेट एग्जाम के ऊपर क्यों मैं इतना ज्यादा फोकस करूंगा? क्योंकि इसी के थ्रू ही तुम्हें करियर मिलेगा। तुम बाय चॉइस जा सकते हो अपनी डोमेन के अंदर। गेट एग्जाम में कुछ मैंने कंक्लूजन्स लिखे हैं। 2024 में किसने गेट कंडक्ट करवाया था? 2024 में किसने कंडक्ट करवाया था गेट? बोला मैंने यार, आईसी बेंगलोर ने। अभी किसने करवाया था 25 में? 25 में किसने करवाया? आईटी रुड़की ने। अब कौन करवा रहा है? आईटी गुवाहाटी करवा रहा है, ठीक है नहीं? 24 में अरे बड़ी जबरदस्त आईसी बेंगलोर ने एक पीडीएफ रिलीज किया। आप गूगल करना, आईसी बेंगलोर गेट 2024 स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, एक पीडीएफ आता है। ये उस पीडीएफ का कंक्लूजन दे रहा हूं तुम्हें मैं। जो मैंने तुम्हें 2 रीजन बताए थे ना, पहला तो ठीक है, तुम्हें क्लियर पता लग जाएगा कितने अपीयर हुए, कितने नहीं हुए, वो तुम्हें क्लियर पता लग जाता है कितने अप्लाई किया। लेकिन उसके बाद की जो इनसाइट इंफॉर्मेशन है ना, वो आईसी बेंगलोर ने रिलीज किया। बड़ा ही जबरदस्त पीडीएफ है वो।
अभी तक तुम लोगों ने सुना होगा कि सर गेट में मेरे को 50-60 प्लस नंबर चाहिए तभी मेरा कुछ बनेगा। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। मेरे को गेट में 50-60 नंबर नहीं चाहिए। टाइम गए। आपने पीएसयू वर्ड सुना, बोला आपने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू होते हैं। उसमें पीएसयू का मैं नाम ले रहा हूं, महारत्ना पब्लिक सेक्टर है, दैट इज आईओसीएल। सुना आपने नाम? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल, महारत्ना पब्लिक सेक्टर है। 18-20 लाख का सैलरी देता है और इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, ये ब्रांच के बच्चे एलिजिबल होते हैं। और ये ड्रीम पब्लिक सेक्टर है बच्चों का, खास करके मैकेनिकल और केमिकल के लिए। 2016, 17, 18, 19 तक अगर मेरे को आईओसीएल से कॉल चाहिए एंड आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो मेरे को कम से कम 70 से 75 नंबर चाहिए होते थे। 2024 में आईओसीएल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल कैटेगरी स्टूडेंट गॉट द कॉल एट 35 मार्क्स। राइट्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक पब्लिक सेक्टर है। स्टूडेंट, मैकेनिकल स्टूडेंट गॉट द कॉल एट 28.6 मार्क्स। पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूं, जो मे भी आप लोगों के दिमाग में बहुत बच्चों का ड्रीम होगा, लेकिन हमें फैक्ट्स नहीं पता, फिगर्स नहीं पता, और पागलों की तरह लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए। मेहनत कर रहे हो तुम लोग, एफर्ट कर रहे हो, लेकिन आज मेरे को, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम्हें पीएसयू चाहिए, पीएसयू से कॉल चाहिए, 40-50 नंबर इज सफिशिएंट, देन डोंट स्टडी फॉर 100 मार्क्स, स्टडी फॉर 80 मार्क्स, और 80 मार्क्स में से लेके आओ 50 नंबर, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉनिक्स से बच्चे यहां पे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में चेक करना पिछले 20 साल के अंदर कितनी बार मार्क्स 85 क्रॉस किया है। चेक करना पिछले 20 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स में 85 प्लस मार्क्स कितनी बार गए हैं और कितने बच्चों को गए हैं। हार्डली एक आध बार, क्योंकि वो 15 नंबर वाला ऐसा पार्ट है जो बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ दो। सिविल के स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट, सोम, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये 4 डिजाइन वाले सब्जेक्ट हैं। इसमें बच्चों को डर भी लगता है। गेट के लिए छोड़ दो, गेट रिटन एग्जाम के लिए छोड़ दो, क्योंकि ये पढ़ने में तुम्हें पूरी गेट की प्रिपरेशन का 1/3 टाइम लगेगा, लेकिन इसका जो वेटेज है वो 1/6 है 100 नंबर में से। किसी ने चेक नहीं किया होगा, ये किसने चेक नहीं किया होगा? मैं तो अपनी हर वीडियो में बोलता हूं यार ये 4 सब्जेक्ट छोड़ दो गेट एग्जाम के लिए। नो डाउट इंटरव्यू में तुम्हें तैयार करने पड़ेंगे, आरसीसी से, स्ट्रक्चर से, सॉम से तुम्हें पूछता है, वो पूछेगा इंटरव्यू के अंदर, गेट के लिए चल जाएगा। तो 80 नंबर का ढंग से तैयार करो फ्रेंड्स। अच्छा, ये चीज कंप्यूटर साइंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्टार मार्क मैंने कंप्यूटर साइंस में हर जगह लगाया हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में इस टाइम पे कंपटीशन जबरदस्त हो चुका है, जबरदस्त हो चुका है, क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रही है, और जो जॉब में भी बैठे हैं और जिनको जॉब नहीं भी मिल रही है, वो दोनों बच्चे कंप्यूटर साइंस और डीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता लग गया हमें हायर स्टडीज में जाना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज, गेट के थ्रू मैं नॉन कंप्यूटर साइंस डोमेन में भी एंटर कर सकता हूं, इंटर डिसिप्लिनरी डोमेन में एंटर कर सकता हूं, और मैं अपनी डोमेन चेंज कर सकता हूं। क्योंकि आज ये जो इश्यू आया कंप्यूटर साइंस में, आज तुमने स्किल एक्वायर कर ली जो आज इंडस्ट्री की नीड है, 4-5 साल के बाद क्या होगा तुम्हें क्या पता। एंड देयर आर मैनेजमेंट कोर्सेज, जाओ तुम लोग, देयर आर इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज, जाओ तुम लोग, और अपना तुम डोमेन कंप्यूटर साइंस, तो वो जो तुम्हारी ग्रेजुएशन है ना, वो हमेशा तुम्हारी आइडेंटिटी रहेगी पूरी जिंदगी भर, उसको नहीं तुम छोड़ सकते, वो तो रहेगा हमेशा। उसी से लिंक्ड होती हैं चीजें, उसी से लिंक्ड होती हैं चीजें। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये आ रहा है कि ऊपर से निकल रहा है, राइट? तो अब यहां पे कुछ कंक्लूजन मैंने लिखे हैं। पहला कंक्लूजन मैंने लिखा है कि स्टूडेंट अपीयरिंग इन गेट एग्जाम रिड्यूस्ड टू 50 to 60% इन लास्ट 5 years, वो मैंने तुम्हें पहला नंबर बता दिया। दूसरा, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, और ये केवल गेट एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, ये हर एग्जाम में एप्लीकेबल है। अभी हरियाणा का 2 नवंबर को एग्जाम होके हटा है, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए, लेक्चरर के लिए, ट्रेजरी ऑफिसर के लिए, साइंटिस्ट बी के लिए, और एक आपका फार्मेसी में लेक्चरर के लिए। ओनली जो अटेंडेंस रहा है 35 से 40% अटेंडेंस रहा है वहां पे। पेपर देने नहीं गए बच्चे, पेपर देने नहीं गए हैं। ये पिछली बार भी हुआ था 2024 के अंदर, जब असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो अटेंडेंस थी वो ओनली 25% थी, ओनली 25% अटेंडेंस थी।
ये बड़ा सरप्राइजिंग लगा मेरे को हरियाणा को लेके, अब मैंने और कहीं नहीं देखा इतना ज्यादा कम। ठीक है, 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो जाते नहीं है, जिस भी रीजन से, पढ़ा नहीं, भर दिया, किसी के कैसे को भी कर दिया, मेरी वीडियो देख ली, किसी और की वीडियो देख ली, भर दिया एग्जाम कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पढ़ते नहीं है। और सरप्राइजिंगली ये 2025 में ये जो फिगर है ये 20 भी क्रॉस कर गया गेट में, ये 22.5% पे आ गया, पेपर देने ही नहीं गए। उसके बाद ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ओनली 5 to 10% स्टूडेंट्स, देखो एक होता है पहले कितनों ने अप्लाई किया, फिर होता है कितनों ने अपीयर हुए, फिर होता है कितने क्वालिफाई करे। कितना क्वालिफाइंग परसेंटेज है गेट का? कितना क्वालिफाइंग परसेंटेज है गेट का? 15 to 18%। सिर्फ 15 से 18% बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, कितने बच्चों को ये लगता है गेट एक डिफिकल्ट एग्जाम है? जिस रेज योर हैंड, जिस रेज योर हैंड, जल्दी करो यार, 50-60% तो हाथ खड़े होने चाहिए। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड रखना। आप में से कितने लोगों ने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखे हैं एंड स्टिल यू फाइंड इट डिफिकल्ट? 1 2, स्टिल यू फाइंड इट डिफिकल्ट, 3 4, स्टिल यू फाइंड इट डिफिकल्ट। अब देखो, पहला चीज, आई थिंक 20% हाथ खड़े रहे, 80% ने हाथ नीचे कर लिए। तुमने पेपर भी नहीं देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं देख लिया, पहले ही जूम कर लिया डिफिकल्ट है। यार गेट डिफिकल्ट नहीं है। गेट का जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है वो 20% है, और वो किसी भी एग्जाम में इतना ही होता है। एक्चुअली गेट पता क्या मांगता है? गेट मांगता है प्रैक्टिस, लिख के। वो आदत नहीं होती हमारी, वो आदत चली गई है एक्चुअली, कि लिख के प्रैक्टिस करने वाली, लिख के प्रैक्टिस करने वाली। आजकल तुम्हें चीजों को इतना आसान कर दिया है, हमने भी आसान किया है कि तुम्हें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल है, तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुमने सिर्फ पढ़ना और पेपर देने जाना है। यार गेट इससे सॉल्व नहीं होगा, इससे नहीं होगा, क्योंकि गेट एक कंसेप्चुअल पेपर है। गेट किसके लिए स्टार्ट हुआ था? किस पर्पस से गेट स्टार्ट हुआ? हायर स्टडीज के लिए, मास्टर्स के लिए, स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए। सो उसके लिए वो तुम्हारा कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करेगा। मे बी दैट कंसेप्चुअल नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर जॉब्स। दैट इज द रीजन व्हाई पब्लिक सेक्टर्स आर नाउ गेटिंग एग्जिट फ्रॉम द गेट एग्जाम, क्योंकि उसको कंसेप्ट नहीं चाहिए यार, इतना हार्डकोर नहीं चाहिए उसको कंसेप्ट नॉलेज। उसको बस बेसिक पता हो, और उसके पास उसकी स्किल हो। वो कौन सी स्किल है मैं तुम्हें बताऊंगा, जो पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक साइंटिस्ट की जॉब के लिए तुम्हें हार्डकोर नॉलेज चाहिए, एक हायर स्टडीज में अगर तुमने जाना, तुम्हारा हार्डकोर टेक्निकल नॉलेज चाहिए, लेकिन हर जगह पे नहीं चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? राइट। तो 5 से 10%, ओनली 5 to 10% स्टूडेंट जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया, उनमें मार्क्स 60+ आए। 60+ नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं? ओनली 5 to 10%। सर मेरे को कैसे पता चला? उस पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ उस पीडीएफ में, खोल के देख लो। सर मैंने पेपर दिया गेट एग्जाम, इस बार पेपर दिया मैंने गेट का, मेरे नंबर आए 55 कंप्यूटर साइंस में, और मेरा ऑल इंडिया रैंक है सर 3500, एंड आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी। अब मेरे को यह जानना है कि जनरल कैटेगरी में, कंप्यूटर साइंस में मैं कहां पे लाई कर रहा हूं। जो ओनली जनरल कैटेगरी का मेरे को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जब तुम अप्लाई करते हो ना, तो वहां पे तुम कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई करते हो। बात आ रही कि नहीं रिसन में? इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं मैं। एसटी कैटेगरी में, आई थिंक शायद हरियाणा में तो एसटी कैटेगरी से बहुत कम है, हिमाचल में बहुत है, पंजाब में बहुत ज्यादा है, अदर स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, यूपी में तो सॉरी राजस्थान में तो एसटी कैटेगरी के बहुत ज्यादा है। एसटी कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल में 60+ नंबर लेने वाला एक बच्चा है, एक बच्चा है। अच्छा पहले ये चीजें आइडेंटिफाई नहीं होती थी, पता ही नहीं लगता था, लेकिन उस पीडीएफ में सब कुछ बड़े डिटेल में उन्होंने आइडेंटिफाई लिख दिया, सारा डिटेल में सब कुछ ओपन करके लिख दिया उन्होंने। तो आज मेरे को 60 नंबर नहीं चाहिए। उसके बाद 35 से नंबर कम लेने वाले नंबर जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है वो 60% है। यही चीज मैं तुम्हें बोल रहा था कि आज हम लोग मेहनत नहीं कर रहे, इसलिए मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए नंबर नहीं आ रहे हैं। तो अब मेरे लिए जो सेफ विंडो बन गया, मेरे लिए सेफ विंडो बन गया 35 से 60 नंबर का जनरल कैटेगरी में। 35 से 60 नंबर लेके आओ फ्रेंड्स, आईटी भेजने की गारंटी मेरी है, क्योंकि हम यही कर रहे हैं, सालों से यही कर रहे हैं। 36 लेके आओ, 40 लेके आओ, 45 लेके आओ, 50 लेके आओ, कितने भी नंबर लेके आओ, गारंटी आईटी भेजने की। लेकिन उसमें नो डाउट डिपेंड करेगा, जितने मार्क्स अच्छे होंगे स्पेशलाइजेशन ब्रांच उसके अकॉर्डिंगली मिलेगी, उसके अकॉर्डिंगली मिलेगी, राइट। उसके बाद गेट का एग्जाम पैटर्न, आई थिंक मेजॉरिटी बच्चों को पता होगा क्या है गेट का पैटर्न। 65 मार्क्स
100 नंबर का होता है 3 घंटे का।